क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी दुनिया में क्या होगा जहां मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन हमारे मैन कैरेक्टर के पास मैजिक का एम भी नहीं है। डिवाइन विजनरी ने रूल रखा है, जो टॉप लेवल के मैजिशियन है, बिना मैजिक वाले इंसान को इस वर्ल्ड में रहने का कोई हक नहीं है, उसे देखते ही टपका दो। दूसरी तरफ मैश अपनी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस कर रहा होता है, जिसे देखकर जानवर भी हैरान हो जाते हैं। लेकिन मैश को क्रीम पफ खाने का बहुत शौक होता है। मैश के घर की तरफ देखते हैं, जो वो अपने डैड के साथ अकेले रहता है, जिसे हम रेगरो नाम से बुलाएंगे। तभी मैश भी घर आ जाता है, डोर को ओपन करने के बजाय तोड़ देता है। अबे निकम्मे, डोर को क्यों तोड़ दिया? सॉरी डैड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसे ओपन कैसे करना है। 1000 बार समझाने के बाद भी तुम हर बार दरवाजा तोड़ देते हो। सॉरी डैड, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। रेगरो मन में कहता है, चलो इसे ये बात तो समझ आ गई, इसने ये गलत किया है। मैश डोर को ठीक करने के बजाय दीवार के साथ पीटने लगता है। अब मैं इस लड़के का क्या करूं, ये मुझे पागल कर देगा। डोर को ही तोड़ देता है। अगले सीन में रेगरो मैश को कॉफी पीने के लिए देता है। मैश अपने डैड से पूछता है, आप मुझे हर टाइम एक्सरसाइज करने का क्यों कहते हैं? रेगरो मन में कहता है, अब मैं तुम्हें कैसे बताऊं, तुम मैजिक नहीं कर सकते, इसीलिए मैंने तुम्हें जंगल में रखा है। मैश की बात का कोई आंसर नहीं देता। मैं कुछ देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, शहर की तरफ अकेले जाने की जरूरत नहीं है, ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन मैश को क्रीम पफ काफी अच्छे लगते हैं। वो उन्हें लेने के लिए शहर की तरफ निकल जाता है। असल में मैश मैजिक नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास फिजिकली बहुत ही बेरहम ताकत है, जो उसके डैड को भी नहीं पता। दूसरी तरफ मैश शहर पहुंच जाता है, जहां हर कोई अपना काम मैजिक से कर रहा होता है। छोटे से काम के लिए भी ये लोग मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। कितने बेवकूफ हैं। सामने देखता है क्रीम पफ की शॉप आ जाती है। उसे देखकर काफी जोश में आ जाता है। शॉपकीपर को पैसे देता है, जिनकी हालत बहुत खराब होती है। शॉपकीपर काफी हैरान होता है, इसने तो एक हाथ से इन्हें मोड़ दिया। मैश कॉइन को वापस लेता है, 3 सेकंड में हाथ से ही ठीक कर देता है। इस बार शॉपकीपर का मुंह खुल जाता है। मैश को क्रीम पफ दे देता है, तभी हवा का एक झोंका आता है। मैश का चेहरा सबके सामने आ जाता है। असल में जो मैजिशियन होता है, उसके फेस पर एक ब्लैक कलर की मैजिक लाइन होती है। जितनी ज्यादा लाइंस वो उतना ज्यादा पावरफुल होता है। सीन शिफ्ट होता है, पुलिस स्टेशन की साइड देखते हैं, जहाँ पर ब्रेड नाम का मेज इंचार्ज होता है, जो काफी बेरहम होता है। एक कैदी को जान से मारने वाला होता है। तभी उसे कॉल आती है, सर, एक बिना मैजिक लाइन वाला लड़का शहर में घूम रहा है। दूसरी तरफ मैश अपने क्रीम पफ लेकर जा रहा होता है। रास्ते में एक बंदे से टकराता है, जो पुलिस वाला होता है। मैश पर चलाने लगता है, उसका क्रीम पफ नीचे गिरा देता है। फिर क्या, मैश उसकी यूनिफॉर्म फाड़ देता है। सर, मेरा बदला पूरा हुआ, अब मुझे जाने दो। तभी वहाँ बैरेट भी आ जाता है। ये क्या हो रहा है? मैश अपना क्रीम पफ खाने में मसरूफ होता है। तो ये है वो लड़का बिना लाइन वाला। ओहो, मेरी बात सुन। इससे पहले बैरेट कुछ पूछता, रेगरो मैश को 1 to 5 की स्पीड से लेकर भाग जाता है। मानना पड़ेगा, इस बुड्ढे ने मुझे हल्के में लेकर रखा है। मैजिक से एक बल्ब बना देता है, उसे रेगरो के पीछे भेज देता है। मैश के घर की साइड देखते हैं। अबे बेवकूफ निकम्मे, कितनी बार मना किया है, अकेले शहर में मत जाना। मैश मुंह बनाकर माफी मांगता है। रेगरो फिर इसे माफ कर देता है। सजा के तौर पर दोबारा एक्सरसाइज करने को भेज देता है। मैश बिना कुछ कहे वर्कआउट करने चला जाता है। रेगरो काफी नर्वस होता है। मैश के बारे में मैजिक पुलिस को पता चल गया है, हमें जल्दी से कहीं और शिफ्ट होना पड़ेगा। तभी उसकी नजर विंडो पर पड़ती है। उसके बाहर वही बर्ड्स बैठा होता है। अगले ही पल बैरेट अपने बंदूक के साथ आ जाता है। तुझे क्या लगा तुम मेरे हाथों से बच जाएगा? अब बता, वो नमूना कहाँ है? मैश की साइड देखते हैं, जो अपने वर्कआउट कर रहा होता है। इतने हैवी बंडल भी इसकी ताकत के सामने कुछ भी नहीं है। 5 मिनट में अपना वर्कआउट कंप्लीट कर लेता है। घर की तरफ आने लगता है। जैसे ही डोर को ओपन करने वाला होता है, उसे बैरेट की आवाज सुनाई देती है। घर के अंदर देखते हैं, बैरेट ने रेगरो की बुरी हालत कर दी होती है। जान प्यारी है तो जल्दी से बता, वो नमूना कहाँ है? तुम्हें तो पता है, एक मैजिकलेस लड़के की इस वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगा। तुमने उसे यहाँ रखकर एक क्राइम किया है। साथ ही रेगरो को टॉर्चर करने लगता है। इसी दौरान रेगरो का फ्लैश बैक देखते हैं, जो मैजिक में काफी कमजोर था। उसकी मॉम और डैड उसे हर टाइम ताने देते रहते थे, तुम किसी काम के लायक नहीं हो। रेगरो के मैजिक कमजोर होने की वजह से उसे हर कोई ताना देता था। एक दिन रेगरो डिसाइड करता है, वो अपनी जान दे देगा। जैसे ही बिल्डिंग से कूदने वाला होता है, तभी एक बच्चे के रोने की आवाज आती है। ये बच्चा मैश होता है। रेगरो इसे पालने का डिसाइड करता है। इसका मतलब ये है, मैश इसका अपना बेटा नहीं है। इस बारे में मैश को कुछ नहीं पता। प्रेजेंट में रेगरो चलाते हुए कहता है, भाग जाओ मैश, तुम्हें हर सूरत जिंदा रहना होगा। तुमने हद कर दी है, अब मेरी सटक गई है, तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। तभी मैश आते ही एक का काम तमाम कर देता है। सिर्फ एक पंच में दूसरे को सिर्फ एक ही स्लैप मारता है। उस सांड का फेस गुब्बारा बन जाता है। मैश, तुम यहाँ क्यों आए हो? सॉरी डैड, मैं आपको अकेले नहीं छोड़ सकता। चलो फिर ठीक है, अब तेरी बारी। ओहो अच्छा, अब मुझे एक मैजिकलेस धमकी देगा। चल, मैं तुझे मैजिक की असली पावर दिखाता हूँ। एक काफी पावरफुल स्पेल से हमला करता है। मैश एक ही स्लैब से हमले की डायरेक्शन जमीन की तरफ कर देता है। बैरेट के पसीने छूटने लगते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, उसने सिर्फ एक स्लैब से मेरा अटैक को बेकार कर दिया। आखिर ये लड़का कौन है? पर ये जो भी हो, आज इसे मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। दोबारा हमला करता है।
मैश फिर से हमले को बेकार कर देता है। अब बैरेट पागलों की तरह हमला करने लगता है, लेकिन मैश इसके हर हमले से सिर्फ खेल रहा होता है। बैरेट कहता है इसने तो मेरा मजाक बना दिया है। मैश अपने डैड की वांड उठा लेता है। क्या ये सच में मैजिक कर सकता है? पर इसका उल्टा होता है। मैश वांड को बेसबॉल की तरह इस्तेमाल करता है। अब बैरेट को तारे दिखने लगते हैं। ये क्या था भले, ऐसा कौन वांड का इस्तेमाल करता है? अगर दोबारा मेरे डैड को मारने की कोशिश की ना, अगली बार जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा। रेग्रो मन में कहता है मैंने तो इसे टाइम पास के लिए वर्कआउट का बोला था, आखिर ये क्या बन गया है? तभी बैरेट कहता है चलो एक डील करते हैं, अगर तुम मेरी बात मानते हो तो मैं तुम्हारे डैड को छोड़ दूंगा। भले ही ये काम मैं ना कर पाऊं, पर बाकी के मेजेस तुम दोनों को छोड़ेंगे नहीं। अगर तुम मेरा काम करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। मैश कहता है कैसी डील, साफ साफ बताओ। तुम्हें ब्यूरो ऑफ मैजिक एकेडमी में एडमिशन लेना होगा और एक डिवाइन विजनरी बनना होगा। अगर वो तुम बन गए तो तुम्हें और तुम्हारे डैड को हर कोई एक्सेप्ट कर लेगा, फिर तुम आराम से अपनी जिंदगी गुजार पाओगे। तो ठीक है, मैं इस काम के लिए तैयार हूँ। रेग्रो कहता है मैश तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, वो मैजिक एकेडमी है, कोई स्कूल नहीं है। डैड आप टेंशन ना लें, अभी तक कोई पैदा नहीं हुआ जो मुझे जान से मार दे, ये सब मुझ पर छोड़ दें। मैजिक एकेडमी की साइट देखते हैं जहाँ बहुत सारे स्टूडेंट एडमिशन के लिए टेस्ट देने आए होते हैं। इनमें से एक मैश भी होता है। इनके टेस्ट लेने वाले प्रोफेसर को देखते हैं जिसे हम कोलिड नाम से बुलाएंगे। विंडो से सभी स्टूडेंट को देख रहा होता है किसका एडमिशन करना है और किसको फेल करना है। आप ये समझ लें ये रिश्वतखोर टीचर है। इसी दौरान इसकी नजर मैश पर पड़ जाती है जो अपने वर्कआउट कर रहा होता है। क्लोड ये देखकर हैरान हो जाता है, ये तो मैजिक एकेडमी है, कोई जिम नहीं। ऊपर से टेस्ट शुरू होने वाला है। ये मैजिक बुक पढ़ने की जगह बॉडी बिल्डिंग की बुक पढ़ रहा है। आखिर ये नमूना कौन है? इसे मैं हर सूरत फेल करूंगा। मैश के साथ उसके डैड और बैरेट भी छुप कर आए होते हैं, ये देखने के लिए आखिर मैश टेस्ट में क्या करेगा। रेग्रो कहता है इसे कोई पहचान लेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, मैंने खुद उसकी वो निशान बनाया है, ये एकदम रियल जैसा है। ये मैजिक लाइन की बात कर रहा है। तभी क्लोड अपनी पावर शो ऑफ करते हुए स्टूडेंट के सामने आता है, सभी को बताता है मैं आपका एग्जामिनर हूँ, टेस्ट के लिए रेडी हो जाएं। अपने मैजिक से सभी बच्चों के लिए बैठने की जगह बना देता है, साथ ही टेस्ट के लिए पेपर और कलम रख देता है। सब बच्चे काफी हैरान होते हैं, उन्होंने पहली बार इतना ज्यादा पावरफुल मैजिक देखा है। क्लोड सभी को बताता है आपके पास 30 मिनट है। आपका पहला टेस्ट सिंपल है, मेरे बनाए हुए मैजिक को तोड़कर सवालों का सही आंसर देना होगा। काफी सारे स्टूडेंट सवालों को घूमता देखकर डर जाते हैं। इनके बीच में मैश को देखते हैं जो मैजिक तोड़ने के बजाय उसे देखने लगता है। सवालों से कहता है मेरा दिमाग खराब हो रहा है, हिलना बंद करो। गुस्से से कलम को तोड़ देता है। मैजिक स्पेल मैश से डर जाता है। हर कोई अपनी जगह ठीक से फिट हो जाता है। ये लो मेरा टेस्ट कंप्लीट हो गया है। क्लाउड पेपर को देखता है, हैरान हो जाता है, एक भी गलती किए बगैर इसने पेपर कैसे ठीक कर लिया। मैश हर एक टेस्ट को बड़े आराम से पास कर रहा होता है। असल में मैश अपनी फिजिकल पावर से टेस्ट पास कर रहा होता है। मैश की इतनी ज्यादा स्पीड होती है उसे कोई देखकर ये नहीं कह सकता था ये मैजिक नहीं है। स्टूडेंट भी हैरान हो जाते हैं। आखिर कोलिड की सटकना शुरू हो जाती है। इसे फेल करने के लिए कुछ तो करना होगा। इस बार अपने मैजिक से भूल भुलैया बना देता है। तुम सबके पास 30 मिनट है, जो भी 30 मिनट से पहले इस भूल भुलैया से बाहर आएगा वो टेस्ट में पास हो जाएगा। मैश की साइड देखते हैं, उसके पास एक लड़की आ जाती है जिसे हम लेमन नाम से बुलाएंगे। मैश से रिक्वेस्ट करती है वो इस टेस्ट में उसे अपने साथ रख ले, मुझे बहुत डर लगता है। मैश सीधा साधा होता है, मान जाता है। रास्ते में जाते हुए काफी सारे डीमंस इनके रास्ता रोकते हैं, पर हर बार लेमन उनके जाल में अटक जाती है। पर मैश को जरा फर्क नहीं पड़ रहा होता, एक लड़की मदद के लिए चला रही है। हर ट्रैप में गिरने से लेमन की हालत खराब हो जाती है। तभी कुछ स्टूडेंट की चिल्लाने की आवाज आती है। मैश उनकी तरफ जाने लगता है, लेकिन लेमन मैश को बेड़ियों में कैद कर देती है। यह क्या तरीका है? सॉरी मैश, मैंने तुम्हें धोखा दिया है। मुझे किसी से ऑर्डर मिला है तो मैं यहीं भूल भुलैया में फंसा कर रखूं। ओहो अच्छा ऐसी बात है, पर मुझे भी ये टेस्ट हर सूरत पास करना है। मैं तो चला। लेमन काफी हैरान हो जाती है, मैश ने इतने आराम से खुद को आजाद करवा लिया। मैश के जाते ही एक मोस्टर लेमन के पीछे आ जाता है। लेमन जैसे ही हमला करने वाली होती है, मोस्टर वांड को दूर फेंक देता है। लेमन बेबस हो जाती है। मरने से पहले मन में मैश से माफी मांगती है, मैंने तुम्हें धोखा दिया, मुझे माफ कर देना। डीमंस लेमन को मारने वाला होता है। मैश आते ही एक जोरदार पंच मारता है, डीमन वहीं ढेर हो जाता है। दूसरी तरफ सब स्टूडेंट भूल भुलैया से बाहर आ जाते हैं, सिर्फ लेमन और मैश को छोड़कर। क्लोड काफी खुश होता है, अब उस नकम्मे को फेल करने का मौका मिल गया है। लेकिन तभी अर्थक्वेक आने लगता है। सब स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये क्या हो रहा है। तभी हम देखते हैं मैश सीधा दीवार को तोड़ते हुए बाहर आ जाता है। ये देखकर कोलिड का फ्यूज उड़ जाता है। इस एकेडमी के प्रिंसिपल की नजर मैश पर पड़ जाती है, लेकिन सभी स्टूडेंट मैश के खिलाफ हो जाते हैं। इसने टेस्ट का रूल तोड़ा है, इसे एकेडमी को छोड़कर जाना होगा। मैश भी काफी नर्वस हो जाता है। तभी लेमन सभी को बताती है ये सब मेरी गलती थी। कोलिड सर ने मुझे कहा था अगर मैं मैश को इस टेस्ट से बाहर कर देती हूँ वो मेरा एडमिशन बिना टेस्ट दिए कर देंगे। मैं एक गरीब खानदान से हूँ। कोलिड उल्टा लेमन पर प्रेशर डालने लगता है, तुम गवार को मैंने एक मौका दिया था, पर अफसोस वो भी तुमने गवा दिया, वैसे भी तुम मेरा क्या ही कर लोगे। ये बात सुनकर सभी स्टूडेंट आपस में बातें करने लगते हैं। क्लोड मैश और लेमन को धमकाने लगता है, अगर हिम्मत है तो मुझे हरा दो, मैं तुम्हें टेस्ट में पास कर दूंगा। साथ ही लेमन को बुरा भला कहने लगता है,
अगले ही पल मैश क्लाउड की वाण तोड़ देता है। इसकी सारी अकड़ यहीं पर निकल जाती है। तभी वहाँ प्रिंसिपल खुद आ जाता है। इसे हम वालबर्ग के नाम से बुलाएंगे। क्लाउड, तुम बच्चों के साथ कैसा सलूक कर रहे हो? यहाँ से टेस्ट मैं खुद लूंगा और तुम मुझे बाद में मिलने आना। तेरा हिसाब मैं उस टाइम बराबर करूंगा। पहला टेस्ट मैश का होता है। ये बात कहते ही मैश को टेलीपोर्ट करके अपने दफ्तर में ले जाता है। मैश, तो मेरा पहला सवाल ये है, जबकि तुम्हें पता था टाइम बहुत कम है, फिर भी तुमने उस लड़की को बचाया, तुम्हें जरा डर नहीं लगा अगर तुम टेस्ट में फेल हो जाते तो? मैच कहता है, मैंने सोचा बाद में पछताने से अच्छा है पहले ये काम कर लेता हूँ। वालबर्ग आंसर सुनकर काफी इम्प्रेस हो जाता है। तुम्हारे जैसे लड़के हमारी एकेडमी में किस्मत से ही मिलते हैं, जो बिना कुछ सोचे दूसरों की मदद करते हैं। लेकिन तुम ये बताओ, जब तुम्हारे सामने तुमसे ज्यादा कोई ताकतवर आ जाए, उस टाइम तुम क्या करोगे? ये बोलते ही अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर देता है। एक काफी पावरफुल डार्क स्पेल का यूज करता है। सभी प्रोफेसर वालबर्ग की पावर्स को देखकर डर जाते हैं। मैच कहता है, ये किस तरह का स्पेल है? ये तुम्हारे सबसे करीबी बंदे की स्पिरिट को निकाल कर इस डोल में डाल देता है। दूसरी तरफ रेग रोक सच में बेहोश हो जाता है। वालबर्ग कहता है, ये एरो जैसे ही डोल को चीरेगा उस टाइम उस बंदे की मौत हो जाएगी। ये बात सुनते ही मैश एक जोरदार पंच मारता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। दिमाग का यूज करता है, दोनों हाथों को एरो के नीचे रख देता है। विलबर्ग से कहता है, तुम्हारे मैजिक की एक लिमिट है, अगर तब तक मैं इसे होल्ड करके रखूं तो ये खुद ब खुद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वालबर्ग इस बार मैच का एडमिशन कर देता है। मैं काफी खुश हूँ, मैं सभी स्टूडेंट को यही सिखाना चाहता हूँ, सिर्फ ताकतवर होना जरूरी नहीं है, अपने से कमजोर लोगों की मदद भी करना जरूरी है। तुम्हारा एडमिशन फाइनल हो गया है। मैं तुम्हारा टेस्ट ले रहा था, मेरा कोई इरादा नहीं है तुम्हें कोई चोट पहुंचाने का। प्रिंसिपल, अगर मेरा सामना मुझसे ज्यादा पावरफुल ओपोनेंट से हो गया तो मैं क्या करूंगा? आपने यही पूछा था ना, चाहे आप खुद भी मेरे सामने आ जाएं, सभी पर बेरहमी से हाथ साफ करूंगा। वालबर्ग ये बात सुनकर हैरान हो जाता है। सभी प्रोफेसर मैश पर चिल्लाने लगते हैं। इस लड़के का दिमाग घुटनों में है, बिना सोचे कुछ भी बोल रहा है। मैश, तुम कल से एकेडमी ज्वाइन करोगे। दूसरी तरफ रेग रोक को होश आ जाता है। अगले सीन में मैश की फर्स्ट क्लास हो रही होती है। टीचर सभी को लॉक ओपन करने का सिखा रही होती है। मैश बिना सोचे ताले को ही तोड़ देता है। ये तो काफी आसान था। टीचर मैश पर चिल्लाने लगती है, तुम बेकार हो, मैंने ऐसा नहीं करने को कहा था, तुमने इसे तोड़ दिया है, तुम एक गधे हो। मैश के साथ एक लड़का बैठा होता है, इसे हम फिन नाम से बुलाएंगे। ये लड़का सच में पागल है। क्लास खत्म होने पर फिन अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। काश वो लड़का मेरा रूममेट ना हो, पर इसका उल्टा होता है। मैश ही इसका रूममेट होता है। फिन उसे अपना नाम इंट्रोड्यूस करवाता है। मैश भी अपना करवाता है, साथ ही अपने बॉडी के पार्ट्स के नाम बताने लगता है। ये केवन है और ये साथ वाला माइक। ये सुनकर फिन का मुंह खुल जाता है। इस बेवकूफ ने अपने बॉडीज मसल पार्ट्स के नाम भी रखे हैं। मैश फिन से डिवाइन विजनरी बनने के बारे में पूछता है। उसके लिए तुम्हारे पास गोल्डन कलर के कॉइन होने चाहिए और साथ ही तुम्हारे हर सब्जेक्ट में काफी अच्छे मार्क्स आने चाहिए। मैश कहता है, ये तो खुद को टॉर्चर करने के बराबर है। फिन मन में कहता है, मुझे इससे दूर ही रहना होगा, नहीं तो ये मुझे भी पागल बना देगा। अगले सीन में टीचर इन्हें झाड़ू उड़ाना सिखा रही होती है। सभी स्टूडेंट ट्राई करते हैं। फर्स्ट स्टेप में झाड़ू अपने हाथ में उठा लेते हैं, लेकिन मैश जैसे ही झाड़ू को बोलता है उड़ो, झाड़ू हिलता तक नहीं। तभी एक स्टूडेंट मैश को ताना देते हुए कहता है, तुम्हारी जगह कचरे के ढेर पर है, पता नहीं तुम्हें यहाँ एडमिशन कैसे मिल गया, तुमसे एक झाड़ू तक उठ नहीं पा रहा है। मैश जमीन पर जोर से पैर मारता है, पर स्पेल बोलने से पहले ही झाड़ू मैश के हाथ में आ जाता है। ओए ओए, ये तो चीटिंग है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, तुम और मैं झाड़ू की सवारी करने का मुकाबला करते हैं। जो जीतेगा सारी जिंदगी उसकी सेवा करेगा। दोनों रेस के लिए तैयार हो जाते हैं। इससे क्या लगा, ये मुझे हरा देगा? मैं इस एकेडमी का काफी पुराना स्टूडेंट हूँ। टीचर को भी डाउट होता है, ये नमूना किसी काम का नहीं है, इससे एक स्पेल भी ठीक से नहीं होता। चलो ठीक है, देखते हैं क्या करता है। रेडी गो। मैच चीते की स्पीड से ये मैच विन कर लेता है। वो स्टूडेंट वहीं पर खड़ा होता है, उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी आखिर अभी क्या हुआ है। टीचर के होश उड़ जाते हैं। अरे इसने तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। स्टूडेंट भी काफी हैरान होते हैं, लेकिन फिन ने सब नोटिस कर लिया होता है। मैश ने पहले झाड़ू फेंका और अपनी स्पीड से उस पर सवार हो गया। क्या सच में ऐसा ही हुआ है? ऐसा करना तो नामुमकिन है। दूसरा स्टूडेंट अपनी हार नहीं मानता। तुमने चीटिंग की है, मुझे पता है। बच्चे, हारने के बाद सब ऐसे ही कहते हैं, जाओ मैंने तुम्हें माफ कर दिया, वैसे भी तुम मेरी सेवा करने के लायक भी नहीं हो। तभी वहाँ एक और लड़का आता है। अब अपना मुंह बंद भी कर ले, तू हार गया है। इसे हम डेविल नाम से बुलाएंगे। ये लड़का काउंसिल के मेंबर का बेटा होता है, जिसकी इस एकेडमी में बहुत चलती है। तुम ये समझ लो, हर स्कूल में एक बदमाश होता है ना, ये वो है। स्टूडेंट भी आपस में बातें करने लगते हैं। अब तू मैश गया, इसके साथ दोस्ती करना मौत को गले लगाना है। मैश, क्या तुम मेरे दोस्त बनोगे? मेरा नाम डेविल है। हाँ हाँ बनूंगा। तभी वहाँ टीचर आ जाती है। डेविल मैश को क्लास खत्म होने पर मिलने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। अगले सीन में डेविल उसी लड़के को मार रहा होता है। मैंने तुम्हें सिर्फ उसे तंग करने को बोला था,
ताकि वो एकेडमी छोड़कर चला जाए। तुम उसी से हार कर अपना मुंह काला करके आ गए हो। मैश की साइड देखते हैं जो फिन से पूछता है, ये डेविल लड़का कौन है? हर कोई इससे डरता क्यों है? वो काउंसिल के मेंबर का बेटा है। तुम्हें तो पता होगा इस टाइम काउंसिल सबसे ज्यादा पावरफुल है, साथ ही वाइस प्रिंसिपल भी उसके साथ है। अगर कोई भी डेविल की बात नहीं मानता वो उसे एकेडमी से बाहर निकलवा देता है। अगले सीन में क्लास खत्म होने पर मैश अपने लिए क्रीम पफ बना रहा होता है। डेविल बेचारा मैश का इंतजार करते हुए गुस्से से लाल हो जाता है। नेक्स्ट डे मैश अपनी क्लास में होता है। जैसे ही अपनी बुक निकालता है बुक फटी होती है। ये कैसे हो गया? तभी वहाँ डेविल आ जाता है। स्नो मैश कैसे हो? मैंने कल तुम्हारा काफी वेट किया था, तुम आए नहीं। सॉरी, मैं क्रीम पफ बनाने में बिजी था। ओहो अच्छा, कोई बात नहीं। मुझे पता लगा है तुम्हारा गोल डिवाइन विजनरी बनने का है। अगर तुम मेरी बात मानो तो मैं तुम्हारा गोल पूरा करने में मदद कर सकता हूँ। मेरी वाइस प्रिंसिपल से काफी बनती है, मैं तुम्हारी सिफारिश करूंगा। मैश बिना कुछ सोचे हाँ कर देता है। अगले ही पल डेविल मैश को अपना नौकर बना लेता है, अपने जूते तक साफ करवाता है। फिन काफी नर्वस हो रहा था मैश को ऐसा करते देखकर। नेक्स्ट क्लास में मैश दोबारा बुक निकालता है, वो भी फटी होती है। फिन से बुक शेयर करने को बोलता है, फिन मना कर देता है। मैश जबरदस्ती उसके पास बैठ जाता है और उसे थैंक्स बोलता है बुक को शेयर करने के लिए, साथ ही कुछ क्रीम पफ भी देता है। अगले सीन में डेविल जानबूझकर पानी जमीन पर गिरा देता है। ओहो सॉरी, मेरा हाथ फिसल गया, इसे साफ कर दो। मैश को थोड़ा बहुत गुस्सा आता है लेकिन अपने काम पर लग जाता है। देखते ही देखते जमीन को कुछ ज्यादा ही चमका देता है। मैश खड़ा होता है, उसकी बुक गिर जाती है जो फिन की थी। दूसरी तरफ डेविल फिन से कहता है अब तुम्हें मैश के कपड़े जलाने हैं। फिन मना कर देता है, मैं अब और कुछ नहीं करूंगा। अच्छा तो अब तुम मेरी बात नहीं मानेगा? फिन की बुरी हालत करने लगता है। फिन को बुक देने के लिए मैश भी उसी तरफ आ रहा होता है। सामने देखता है फिन की हालत खराब होती है। यहाँ क्या चल रहा है? कुछ नहीं मैश, ये मुझे अक्कड़ दिखा रहा था, इसकी अक्कड़ तोड़ रहा हूँ। मैश फिन के पास आता है, तुम ठीक हो ना? फिन माफी मांगता है, मैंने ही तुम्हारी बुक्स को फाड़ा था। साथ रोने भी लगता है, मुझे ऐसा करने को डेविल ने कहा था। अब मैश की सटक जाती है। डेविल कहता है, मैश मैं वाइस प्रिंसिपल के पास जा रहा हूँ, तुम्हारे बारे में मैं जरूर बात करूंगा, अब तुम्हारा काम हो जाएगा। मैश बिना कुछ बोले डेविल को सर से पकड़कर जमीन पर पटक देता है। एक ही बार से डेविल का फ्यूज उड़ जाता है। मैंने कहा फिन से माफी मांगो। ये देखकर डेविल के चमचे की भी हालत खराब हो जाती है। फिन कहता है, मैश तुमने ये क्या किया? इस वजह से तुम्हें स्कूल से निकाल देंगे। मैंने जो कुछ भी किया ठीक किया। तभी वहाँ वाइस प्रिंसिपल भी आ जाता है। मैश तुमने बहुत गलत किया, तुमने काउंसिल के मेंबर के बेटे को मारा है, तुम्हारा मरना तय है। इससे पहले और कुछ कहता मैश सीधा वाइस प्रिंसिपल को मुंह तोड़ देता है। अबे निकम्मे, तूने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें खुद इस एकेडमी से निकालूंगा। अच्छा ऐसी बात है तो तुम्हें जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। वाइस प्रिंसिपल को उठाकर सीधा जमीन में गाड़ देता है। अरे रुक जाओ, तुम ये क्या कर रहे हो? अपना हाथ साफ कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे एकेडमी से निकालोगे मैं तुम्हें इस दुनिया से उठा दूंगा। ये बोलकर प्रिंसिपल को जमीन में दफना देता है। अब क्या होना था, अगले सीन में मैश वालबर्ग के सामने होता है। मैश तुमने एक क्राइम किया है, काउंसिल की तरफ से तुम्हें एकेडमी से निकलवाने का नोटिस आया है। साथ ही काउंसिल के बारे में थोड़ा बताता है। काउंसिल को चलाने वाले इस वर्ल्ड के टॉप बड़े मजिशियन डिवाइन विजनरी हैं और डेविल काउंसिल के बड़े मेंबर का बेटा है। तुम्हें माफ करना बहुत मुश्किल है, लेकिन तुम्हारे जैसे स्टूडेंट को मैं खोना नहीं चाहता जिससे अपनी जान से ज्यादा दूसरों की फिक्र हो। मैं चाहता हूँ तुम डिवाइन विजनरी बनो। मैश कहता है, मैं उसके लिए ही यहाँ आया हूँ, आपको कहने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर दिल खुश हो गया। चलो ठीक है, मैं तुम्हें डिवाइन विजनरी बनने की थोड़ी नॉलेज देता हूँ। इस एकेडमी में हर मैजिक की एक कैटेगरी है, पर तुम्हारा ज्यादा ध्यान गोल्ड सिक्के जमा करने पर होना चाहिए। यहाँ पर 3 किस्म के सिक्के हैं, सिल्वर, प्लेटिनियम और गोल्ड। इन्हें लेने के लिए तुम्हें एकेडमी का अच्छा स्टूडेंट बनना होगा और साथ ही हर एक्टिविटी में हिस्सा लेना होगा और उस काउंसिल और प्रिंसिपल को मुझ पर छोड़ दो। मैश वर्गर को थैंक्स बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ डेविल और प्रिंसिपल की चाल बेकार हो जाती है। इनकी धुलाई करके मैश एकेडमी में काफी फेमस हो जाता है। मैश फिन के साथ जा रहा होता है, तभी उसके रास्ते में एक स्टूडेंट आता है। इसे हम क्राउन नाम से बुलाएंगे। अरे मैश, कल मेरा डिवेलो मैच है, तुम मेरी टीम में हो। ये गेम झाड़ू को उड़ाने जैसी है। मैश काफी बार मना करता है, मुझे उड़ना नहीं आता। मुझे पता है मैच तुम कर लोगे, कल तैयार रहना। नेक्स्ट डे को देखते हैं, डिवेलो मैच शुरू हो जाता है। गाइस मैं आपको थोड़ा गेम के बारे में बताता हूँ। एक टीम को दूसरी टीम से बाल खींचना है और उसे रिंग में से गुजारना है। इन सब को देखने के लिए आधी एकेडमी आई होती है, लेकिन इस दौरान मैच को देखते हैं जो जमीन पर ही खड़ा होता है। सब लोग उस पर कचरा फेंकने लगते हैं। दोनों टीम के दरमियान काफी टक्कर का मुकाबला हो रहा होता है, लेकिन क्राउन की टीम काफी वीक पड़ने लगती है। क्राउन मैच को मोटिवेट करता है, तुम ये कर सकते हो, हम सब तुम पर डिपेंड हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम हार जाएंगे। मेरी सारी इज्जत इस मैच पर डिपेंड है। मैच को कुछ समझ नहीं आ रहा था, ये क्या बड़बड़ा रहा है। क्राउन कहता है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी आ जाओ। इससे पहले ये बात अपनी खत्म करता, एक स्टूडेंट से टक्कर मारकर नीचे गिरा देता है। क्राउन की टीम इस बार काफी डाउन हो जाती है। दूसरी टीम के 50 गोल हो जाते हैं, जबकि क्राउन टीम के 10 गोल होते हैं। क्राउन का बाजू टूट जाता है, मैच की सटक जाती है, जोर से आसमान की तरफ जंप मारता है, उड़ने लगता है। मैच अपनी फिजिकल पावर से खड़ा होता है। सभी स्टूडेंट हैरान होते हैं, आखिर ये उड़ रहा है या कुछ और है।
मैश अपने टीम मेंबर से बॉल पास करने को कहता है। मैश के रास्ते में दूसरी टीम के 4 मेंबर होते हैं। मैश एक जोरदार लचक से बॉल को फेंकता है। बॉल इतनी ज्यादा तेज होती है, मेंबर को ही उड़ा देती है, सीधा गोल हो जाती है। सब हैरान होते हैं, आखिर इसने ये कैसे किया। लेकिन अभी भी हमारे पॉइंट काफी ज्यादा हैं, ऊपर से टाइम भी खत्म होने वाला है, हम ही जीतेंगे। पर इसका उल्टा होता है, बॉल खुद ही मैश के हाथ में वापस आ जाती है। मैश दोबारा बॉल को थ्रो करता है, साथ बॉल को स्विंग करता है। हर दफा बॉल वापस मैश के पास आ जाती है। इसी तरह मैश अपनी स्पीड और ज्यादा बढ़ा देता है। पॉइंट बहुत तेजी से इंक्रीज होते जा रहे हैं। लास्टली मैश वर्ल्ड रिकॉर्ड बना देता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं, जिस लड़के पर इन्हें उम्मीद ही नहीं थी उसी ने मैच विन करवा दिया। सभी विल को चीयर करने लगते हैं। अब विल पहले से भी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है। इस मैच को विन करने पर मैश को 2 सिल्वर कॉइन मिलते हैं। हर तरफ न्यूज चल रही होती है, मैश ने अपना सारा क्रेडिट क्राउन को दे दिया है। इसी दौरान हम एक बंदे को देखते हैं जो मैश को निशाना बना लेता है। इसे हम ग्रैम नाम से बुलाएंगे। अगले दिन मैश अपनी क्लास में अपने दोस्तों के साथ होता है। तभी वहाँ ग्रैम आ जाता है, जिसके फेस पर 2 लाइन होती हैं। क्राउन देखते ही पहचान जाता है, ये काफी खतरनाक लड़का है। मैश कहता है, तुम्हें क्या चाहिए? मुझे ये तीनों चाहिए। अगर इन्हें मुझसे लेना चाहते हो तो जंगल में आ जाना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में देखते हैं दोनों एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं। ग्रैम कहता है, मैं बेट लगाता हूँ 2 सिल्वर कॉइन, अगर तुम मुझे हरा दो तो अपने दोस्तों को ले जा सकते हो। दोस्तों, मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है, सिंगल लाइन वाले मेज इतने पावरफुल नहीं होते, लेकिन डबल और ट्रिपल लाइन वाले मेज काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। इनकी तादाद काफी कम होती है। मैंने तुम्हारी पावर देखी है, लेकिन तुमने अभी तक अपनी असल ताकत नहीं दिखाई है। लेमन मैश को ग्रैम से फाइट करने से मना करती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा पावरफुल है। पर मैश चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। ग्रैम जगह को थोड़ा सेटअप करता है, अपने ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है। मैजिक देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हैं ये कितना ज्यादा खतरनाक है। चलो अब आ जाओ। पहला अटैक मैश करता है, पर ग्रैम ग्रेविटी मैजिक से मैश को जमीन के साथ प्रेस कर देता है। असल में ग्रैम भी डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। आगे चलकर काफी पावरफुल मेजेस का आपस में मुकाबला होगा। उससे पहले ही ग्रैम उन्हें ठिकाने लगाना चाहता है। मैश जमीन के अंदर से ही पेड़ की जड़ उखाड़ देता है, जिससे ग्रैम का स्पेल से फोकस हट जाता है। ग्रैम काफी हैरान हो जाता है, कोई उसके मैजिक से कैसे खुद को बचा सकता है। क्या कहा, तुम मुझे ठिकाने लगाओगे? लगता है तुम्हें मेरे हाथों से मरना है। मैश ग्रैम पर हमला करता है। ग्रैम बड़ी मुश्किल से खुद को डिफेंस करता है। इसी दौरान ग्रैम का लॉकेट टूट जाता है। मैश चेक करता है, उसमें एक लड़की की पिक्चर होती है। ग्रैम बताता है, ये उसकी बहन की पिक्चर है, मुझे वापस करो। मैश लॉकेट वापस कर देता है। अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं इस बोतल को नीचे फेंकूंगा, ऊपर से ग्रेविटी मैजिक का यूज करूंगा। तुम्हें इस बोतल को बचाना है जमीन से टकराने से पहले, नहीं तो तुम्हारे दोस्त हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मैं अपनी छोटी बहन के लिए कुछ भी करूंगा, चाहे किसी की जान भी लेनी पड़े। एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर उसकी बहन उस पर हीलिंग मैजिक स्पेल का यूज कर रही होती है। एक दिन उसकी बहन भी बीमार हो जाती है, उसकी मैजिक लाइन मिटने लगती है। मैंने आपको पहले ही बताया था, जिसके पास मैजिक नहीं है मेजिस उसे मार देते हैं। ग्रैम के अपने डैड और मोम अपनी ही बच्ची को मारने का प्लान बनाते हैं, पर ग्रैम इन दोनों को रोकता है। अपनी बहन से वादा करता है, मैं डिवाइन विजनरी बनकर इस रूल को ही खत्म कर दूंगा जो मैजिक काउंसिल ने बनाया है। प्रेजेंट में ग्रैम बोतल को नीचे फेंक देता है, साथ ही ग्रेविटी स्पेल का यूज करता है, लेकिन मैच अपने वर्कआउट सूट में आ जाता है। चलो अब मैं तुम्हें अपना जादू दिखाता हूँ। स्टार्ट पोजीशन ले लेता है। ग्रैम हैरान होता है, ये कैसा मैजिक है। अगले ही पल मैश लाइटनिंग स्पीड से माउंटेन से नीचे भागता है। ग्रैम उसे ढूंढने लगता है, ये कहाँ गया है, लेकिन चंद सेकंड में मैश बोतल को लेकर ऊपर आ जाता है। अब ग्रैम भी डर जाता है, उसे समझ नहीं आ रही थी ये मैजिक था या नहीं। मैश बोतल को देखता है, बोतल खाली होती है। तुम मुझे कोई बुरे इंसान नहीं लग रहे हो। आराम से ग्रैम के पास चलकर आता है, बड़े आराम से उससे बोतल ले लेता है। ग्रैम कहता है, तुम मुझे हरा सकते हो और 2 कॉइन ले सकते हो। मैश कहता है, तुम अंदर से अच्छे इंसान हो, मैं तुम पर हमला नहीं कर सकता। ये मैच यहीं पर ड्रा होता है। ग्रैम भी नर्वस होते हुए मान जाता है। असल में ग्रैम पहले ही मैच से हार चुका होता है। वहाँ से जाने लगता है, जाते हुए अपनी बेट के मुताबिक एक कॉइन दे देता है, क्योंकि कॉइन भी उसने ही लगाया था और मैच ने आधी बैटल विन कर ली थी। मैच के दोस्त काफी खुश होते हैं। लेमन मौका देखते ही मैच को प्रपोज कर देती है, पर हमारा मैच सीधा साधा होता है, इस पर कोई रेस्पॉन्स नहीं देता। गाइज, मैं आपको थोड़ा एकेडमी की गिल्ड के बारे में बता देता हूँ। पहली अडल्ट गिल्ड है जिसमें फायर मेजेस हैं, दूसरी ओरका गिल्ड है जिसमें मेजेस वाटर स्पेल का यूज करते हैं, और तीसरा लैंड गिल्ड, ये डार्क मैजिक की है। इन सब की आपस में जरा नहीं बनती, हर टाइम एक दूसरे से कॉइन लेने के लिए लड़ते रहते हैं। अगले सीन में ग्रैम मैश और फिन की मदद करता है असाइनमेंट पूरी करने के लिए। अब ध्यान से देखो, इसे मेंडोर्क कहते हैं। पोशन बनाने के लिए पहले इसका चीखने को बंद करना होगा। देखो ये बहुत आसान है, बस तुमने अपने मैजिक से इसे सहलाना है, ये सो जाएगा।
तुम दोनों ट्राई करो। फिन काफी बार कोशिश करता है पर उसका कोई असर नहीं होता। मैश ट्राई करता है पर मैंड्रो को और ज्यादा गुस्सा दिला देता है। फिन तुम अपना फोकस सिर्फ एक पॉइंट पर रखो। फिन इस बार ट्राई करता है, मैंड्रो सो जाता है। दूसरी तरफ मैश मैंड्रो को एक मोस्टर बना देता है। ये देखकर फिन का मुंह खुल जाता है। मैश मैंड्रो को एक ही स्लैप मारता है। मैंड्रो खून की उल्टियां करने लगता है। यार सच में ये बंदा पागल है। ग्रैम बताता है इनके सो जाने के बाद ये आम हर्बल बन जाते हैं। अब हम इससे पोशन बनाएंगे। गौर से देखना, पहले इसे काटो, फिर छांटो और फिर फ्राई करो। ये बन गया हमारा पोशन। अब तुम ट्राई करो। मैश ट्राई करता है, सेम ऐसा ही करता है जैसे ग्रैम ने किया था, लेकिन आखिर में क्रीम पफ बन जाता है। मैश, ये मजाक का टाइम नहीं है। मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, जैसे तुमने बोला मैंने वैसे ही किया। अच्छा ठीक है, दोबारा बनाओ, अब मैं खुद तुम पर नजर रखूंगा। दोबारा बनाता है, फिर वही क्रीम पफ बन जाता है। इस बार ग्रैम भी हैरान होता है। मैश, तू किसी काम का नहीं है फाइट करने के अलावा। इसी दौरान एक स्टूडेंट की तरफ देखते हैं जिसने कुछ स्टूडेंट की बहुत बुरी हालत कर दी होती है। इसे हम ब्रेड नाम से बुलाएंगे। ये लड़का एडल्ट गिल्ड से है जिसमें फायर मैजिशियन है। दूसरी तरफ लैंड गिल्ड के सबसे पावरफुल स्टूडेंट को देखते हैं जो सभी को ऑर्डर देता है बिना कुछ सोचे समझे। दूसरी गिल्ड के स्टूडेंट के कॉइन छीन कर मेरे पास लाओ। मुझे डिवाइन विजनरी बनने से कोई नहीं रोक सकता। इसे हम एबल नाम से बुलाएंगे। अगले सीन में एक प्रोफेसर सभी गिल्ड के स्टूडेंट को इकट्ठा करके एक टेस्ट देता है। इस जंगल में बहुत सारे खतरनाक बिच्छू हैं जो सिल्वर और प्लेटिनियम कॉइन जितने बराबर हैं। निशानी के तौर पर बिच्छू के हेड पर बना स्टोन से अंदाजा लगा सकते हो ये किस कॉइन के बराबर है। आप सब जंगल में जाने के लिए तैयार हो जाओ। सभी जंगल में जाने लगते हैं। ग्रैम मैश से कहता है मैं ही प्लेटिनियम कॉइन सबसे ज्यादा इकट्ठे करूंगा। तभी अचानक एक लड़का मैश के पीछे आ जाता है। इसे हम सिल्वा नाम से बुलाएंगे। ये लॉन्ग गिल्ड से है। सिल्वा कहता है तुम खुद को ज्यादा ही 30 मार्का समझते हो। साथ ही मैश पर स्टोन मैजिक से हमला कर देता है। इससे पहले बात ज्यादा बिगड़ जाती, प्रोफेसर इन दोनों को रोक देता है पर मैश की सटक जाती है। जैसे ही उसका काम तमाम करने जाने वाला होता है, ग्रैम मैश को रोक देता है। तुम्हें इसके मुंह नहीं लगना चाहिए, ये हमसे सीनियर क्लास में आता है, अभी हमें टेस्ट पर ध्यान देना चाहिए। दोनों मिलकर जंगल में चले जाते हैं पर थोड़ी देर आगे चलने के बाद मैश खो जाता है। मैश के पास ब्रेड आ जाता है। अब हम दोनों हिसाब बराबर करते हैं। तभी एक लड़की की चिल्लाने की आवाज आती है। एक स्टूडेंट उसे मारने वाला होता है। ब्रेड उस लड़के को मारकर लड़की को बचा लेता है। इस लड़की को हम लव क्यूटी के नाम से बुलाएंगे। ये भी लॉन्ग गिल्ड से है पर ब्रेड की एक कमजोरी है, वो लड़कियों से बात करते हुए अपना कंट्रोल खो देता है, खुद को ही मारने लगता है। लड़की बड़े प्यार से ब्रेड से बात करती है। ब्रेड नर्वस हो जाता है, खुद को कंट्रोल करता है, लेकिन लव क्यूटी इस बार हाथ पकड़ लेती है। ब्रेड अपना कंट्रोल खोने वाला होता है। इस दौरान हम सिल्वा को देखते हैं जिसने बड़े आराम से प्लेटिनियम बिच्छू को मार दिया होता है। दूसरी साइड ब्रेड खुद को पीट रहा होता है जैसे मैंने पहले बताया था। असल में ये लड़की लव क्यूटी मैजिक स्पेल का यूज करती है, हर किसी को अपने वश में कर लेती है। अब मैश पर डोरे डालने लगती है पर हमारा मैश तो एक सिग्मा बॉय है, इसकी हर ऑफर को ठुकरा देता है। लव क्यूटी हैरान होती है इस पर उसके मैजिक का असर क्यों नहीं हो रहा है। दोबारा कोशिश करती है। सच में तुमने भी मेरी मदद की है, तुम बहुत अच्छे हो। सॉरी पर मैंने तुम्हारी कोई मदद नहीं की। हर बार रिजेक्ट होने पर लव क्यूटी का मुंह खुल जाता है। ब्रेड को होश आ जाता है। अगर तुम्हें कोई तंग कर रहा है तो मुझे बताओ, मैं उसे धोबी के कपड़े की तरह नचोड़ूंगा। क्या सच में एक लड़का है जिसका नाम सिल्वा है, वो मुझे बहुत तंग करता है। तुम टेंशन न लो, मैं उसकी हड्डी पसली एक कर दूंगा। तभी वहाँ सिल्वा आ जाता है। क्या कहा, बालों की दुकान, तू मेरी हड्डी पसली एक करेगा? अच्छा तू है सिल्वा, आजा देखते हैं कौन किस पर भारी पड़ता है। पहला हमला ही इतना खतरनाक करता है, फायर पोल की बिछाड़ कर देता है। एक काफी पावरफुल ब्लास्ट होता है। देखा, 2 हमलों में ही मैंने ढेर कर दिया। मैश तो बड़े आराम से अपना क्रीम पफ एंजॉय कर रहा होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं सिल्वा ने मौके पर अपने आसपास स्टोन बैरियर बना दिया था। एक ही हमले से ब्रेड ढेर हो जाता है। इसी तरह मैश का क्रीम पफ हाथ से नीचे गिर जाता है सिल्वा के अटैक से। सिल्वा कहता है, अरे मुन्ना क्या हुआ, दिन में तारे नजर आने लगे, तुम सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर सकते हो। ब्रेड खून की उल्टियां करने लगता है लेकिन किसी तरह खुद को संभालता है। सैलमन ब्रेड का मजाक उड़ाते हुए कहता है, तो जैसे से फाइट करना मेरी तौहीन है। चल एक काम करते हैं, मुझे इसमें मजा नहीं आ रहा है, बेट लगाते हैं, जो जिसके 5 वार बर्दाश्त करेगा वो ये मैच विन कर लेगा। ब्रेड कहता है, ठीक है मैं तैयार हूँ। 1 मिनट, इतनी जल्दी भी क्या है, इस खेल में वो दूसरा नमूना भी होगा। ये हमारे बीच का मुकाबला है, तुम उसे इसमें नहीं घसीट सकते। असल में बैरन मैच को काफी हल्के में ले रहा होता है। सेल्वन कहता है, इस खेल में वो भी शामिल है। अच्छा ठीक है, उसके वार भी मैं ही बर्दाश्त करूंगा। ओहो, एक साथ 10 वार का सामना करेगा, जिंदा तो बच जाएगा ना। पहला वार ही इतना खतरनाक होता है, बैरेट खून की उल्टियां करने लगता है। बैरेट हार नहीं मानता, दोबारा खड़ा होता है। इस बार सलमान एक साथ काफी सारे अटैक करता है, टोटल 9 अटैक कर देता है, पर बैरेट अभी भी अपने पैरों पर खड़ा होता है। इसकी हालत काफी खराब हो जाती है। मैं सच में गधा हूँ, उस लड़की ने मुझे धोखा दिया। मैंने उसके आंसू को देखकर उस पर यकीन कर लिया था। इसमें मेरी ही गलती है। मैं हर किसी पर बड़े आराम से यकीन कर लेता हूँ। ये सब मैश भी सुन रहा होता है। सैलमन लास्ट वार सबसे खतरनाक करता है। ब्रेड इस बार जमीन पर पड़ा होता है, लेकिन अचानक ब्रेड दोबारा खड़ा हो जाता है। अब मेरी बारी, रेबल टाइम स्टार्ट नाउ। सैलमन भी ये देखकर डर जाता है।
इसने मेरे 10 वार बर्दाश्त कर लिए। ब्रेड आराम से चलते हुए सेल्वन के पास आ रहा होता है, लेकिन ब्रेड की बॉडी जवाब दे देती है। सेल्वन दोबारा काफी खुश हो जाता है, उसका मजाक उड़ाने लगता है। तभी लव क्यूटी अपना असल रंग दिखाती है, जो सेल्वन की लवर होती है। सोचा नहीं था तो जैसे गधे को भी मुझे घास डालनी पड़ेगी। अपने आप को कभी आईने में भी देखा है? ये सुनकर ब्रेड की आंखें खुल जाती हैं। दोनों हंसने लगते हैं। अब मैदान में मैच आता है। तेरी बक बक बहुत सुन ली, अब हमला करने की बारी मेरी है। आजा मैदान में 10 वार बर्दाश्त करने के लिए। ये देखकर सलमान की आंखें बाहर आ जाती हैं। इसी दौरान ग्रैम की साइड देखते हैं, उसके साथ फिन और लेमन भी होते हैं। ग्रैम मैच के लिए काफी नर्वस हो रहा होता है। लेमन कहती है तुम फिक्र ना करो, मैच को कोई नहीं हरा सकता। असल में ऐसा कुछ नहीं है, मैच काफी पावरफुल है, पर उससे ज्यादा भी पावरफुल लोग यहाँ पर मौजूद हैं, जिनमें से कुछ मैच के बराबर हैं और कुछ उससे भी ज्यादा पावरफुल। अभी तक मैच का सामना किसी पावरफुल स्टूडेंट से नहीं हुआ है। सेल्वन दोबारा ब्रेड को मारने वाला होता है। बीच में मैच आ जाता है, लेकिन सेल्वन मैच के हमले को बड़े आराम से डॉज कर लेता है। तुम्हें मैं एक बात बता दूं, मैं तुमसे ज्यादा पावरफुल हूँ। अभी के टाइम यहाँ पर मेरे पास तुमसे ज्यादा कॉइन है। मैच पर हमला करने लगता है। मैच इसके हर हमलों को आराम से बर्दाश्त कर रहा होता है, लेकिन तभी मैच एक हाथ से स्टोन को पकड़ लेता है। स्टोन वहीं रेजा रेजा हो जाता है। अब मैं तुम्हें अपने ट्राइसेप की मैजिक दिखाता हूँ। सेल्वन बिना रुके काफी सारे अटैक कर देता है, साथ ही उसके स्टोन को भी तोड़ रहा होता है। एक ही जोरदार पंच मारता है। सेल्वन फुटबॉल की तरह गुलाटियां खाने लगता है। अब लव क्यूटी का भी पसीना छूटने लगता है। सेल्वन को यकीन नहीं होता, एक पंच ने उसकी ऐसी हालत कर दी है। दोबारा पागलों की तरह अटैक करने लगता है। मैच एक और जोरदार पंच मारता है। अब सेल्वन की आंखें बाहर आ जाती हैं। खून की उल्टियां करने लगता है। आखिर ये लड़का है क्या, किसी मॉन्स्टर से काम नहीं है। अगर इसने एक और मुझ पर वार किया तो मेरा काम तमाम हो जाएगा। अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैच वापस जाकर अपनी जगह पर बैठ जाता है। क्या हुआ, अभी तो 2 वार ही हुए हैं, 8 बाकी हैं, जल्दी से खड़े हो जाओ, बाकी हिस्सा भी तुम्हें लौटाना है। ये सुनकर सेल्वन की हालत खराब हो जाती है। मैच दोबारा सेल्वन के पास आता है। तभी जंगल से एक मॉन्स्टर बिच्छू आ जाता है, जो 2 प्लेटिनियम कॉइन के बराबर होता है। मैच एक ही स्लैब से बिच्छू को उड़ा देता है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। सेल्वन के पसीने छूटने लगते हैं। अगर तुम चाहते हो ये मुकाबला हम यहीं पर खत्म कर सकते हैं, मुझे तुम पर तरस आ रहा है। सेल्वन हाँ में आंसर देता है। अब बारी क्यूटी लवर की होती है। क्यूटी दोबारा रोने का नाटक करने लगती है। इसने मुझे डराया था, इसलिए मैंने तुम्हें धोखा दिया। मैच क्यूटी को कमर से पकड़ लेता है। क्यूटी काफी खुश हो जाती है, उसने मैच को कंट्रोल कर लिया है। पर मैच ब्रॉक लेसनर की टेक्निक यूज करता है, क्यूटी का फ्यूज उड़ा देता है। ब्रेड कहता है ये इंसान है या क्या चीज है, लड़की तक को नहीं छोड़ा इसने। अगले सीन में मैश अपने दोस्तों से मिल जाता है। ब्रेड मैश से माफी मांगता है, उसकी वजह से वो भी इस फाइट में उलझ गया। तभी ग्रैम कहता है मैश, उनका निशाना तुम थे, इसके पीछे लैंग गिल्ड वाले हैं। उस गिल्ड में काफी रिच बाप की बिगड़ी हुई औलादें हैं, वो सभी गिल्ड से कॉइन छीनने में लगे हैं। हमारे रास्ते में सबसे बड़ा कांटा यही है। सभी कॉइन को मिलाकर एक गोल्ड कॉइन बन जाता है। अब मैच के पास एक गोल्ड कॉइन हो गया है। अगले सीन में एक टीचर स्टूडेंट को तीनों गिल्ड में से एक गिल्ड में शामिल कर रही होती है। बच्चों, ये मैजिकल ड्रैगन है, तुमने सिर्फ इसके सर पर टच करना है, ये तुम्हें बता देगा तुम्हें कौन सी गिल्ड ज्वाइन करनी है। हर कोई अपनी स्किल के लिहाज से गिल्ड ज्वाइन करता है। जब मैच की बारी आती है, ड्रैगन उसका मन पढ़ने की कोशिश करता है, पर मैच सिर्फ क्रीम पफ के बारे में सोच रहा होता है। अब क्या करूं, अगर मैंने कुछ नहीं आंसर दिया तो मेरी इज्जत का कचरा हो जाएगा। ये लड़का पता नहीं क्या चीज है, इसे क्रीम पफ के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। अपनी इज्जत बचाने के लिए ड्रैगन मैच को अडल्ट गिल्ड ज्वाइन करने का कह देता है। ये गिल्ड लॉन्ग गिल्ड के काफी करीब होती है। ग्रैम मैच को समझाता है लॉन्ग गिल्ड से दूर ही रहना, हर टाइम अपने गिल्ड के मेंबर के साथ रहना है। लॉन्ग गिल्ड वाले तुम्हारा गोल्ड कॉइन जरूर तुमसे लेने आएंगे। अगले सीन में मैच एकेडमी में रास्ता भूल जाता है। एक दरवाजे के सामने खड़ा हो जाता है, सोचता है इसे ओपन करूं या ना करूं। अंदर कमरे में देखते हैं, ये तो लॉन्ग गिल्ड वाले होते हैं। एबल सेल्वन से काफी गुस्सा होता है, उसने जो काम दिया था वो नहीं कर पाया। सेल्वन दोबारा मौका मांगने की काफी कोशिश करता है, पर एबल बिना सोचे सीधा उसे एक डॉल में ट्रांसफॉर्म कर देता है। चाहे जो कुछ हो जाए, डिवाइन विजनरी मैं ही बनकर रहूंगा, इसके लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। तभी वह मैच डोर को तोड़कर अंदर आ जाता है। सॉरी सर, मुझे कुछ समझ नहीं आया, डोर को किस साइड ओपन करूँ। वैसे आप इस डोर से बातें कर रहे हैं, अच्छा बताने के लिए थैंक्स। अब यहाँ आ गए हो तो अपना गोल्ड कॉइन मुझे दे दो। ओ अच्छा, तुम में इतनी हिम्मत है मुझसे मेरा कॉइन ले सको। अच्छा ऐसी बात है तो दिखाओ तुम में कितना दम है। एक कठपुतली से मैच पर हमला कर देता है, पर मैच बड़े आराम से उसे जमीन पर पटक देता है। तभी हम देखते हैं ये कठपुतली तो सिल्वर की होती है। क्या तुम ये गुड्डा गुड्डी के अलावा और कुछ नहीं कर सकते? अब इसे संभालो। अरे नहीं, लगता है मैंने इसे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया है। ये कठपुतली तो पहले से ज्यादा ताकतवर है। कठपुतली मैच का कॉइन निकालकर एबल की तरफ थ्रो कर देती है, साथ ही मैच को पिलर पर पटक देती है। अब मजा आया, तुम टेंशन न लो, तुम्हारा कॉइन मैं अच्छी जगह इस्तेमाल करूंगा। वो तुम्हारी मर्जी है, अभी के लिए मैं जा रहा हूँ। साथ सिल्वा को भी ले लेता है। बात सुनो, तुम्हें अपना कॉइन नहीं चाहिए? अभी की टाइम नहीं चाहिए, पहले मुझे सिल्वा को हॉस्पिटल लेके जाना है। और हाँ, तुम ये बात अपने दिमाग से निकाल दो, तुम मुझे आराम से हरा सकते हो। अगली बार मेरे रास्ते में आए तो कुत्ते की तरह घसीट कर मारूंगा। ये बात सुनकर एबल का एक चमचा हैरान हो जाता है और बाकी सब भी हैरान होते हैं।
कोई इतनी खतरनाक धमकी दे रहा है, वो भी एबल को। एबल भी थोड़ा बहुत हैरान होता है। मैश सिल्वा को लेकर वहाँ से चला जाता है, लेकिन एबल को डाउट होता है, इसका इतना कॉन्फिडेंस देखकर कुछ तो गड़बड़ लग रही है। कठपुतली का बटन गायब है। अपने हाथ में चेक करता है, कॉइन की जगह बटन होता है। एबल ये देखकर डर जाता है, लेकिन इसकी टीम की एक मेंबर ने सब कुछ देखा होता है। मैश ने कैसे कॉइन को बटन में बदला, ये भी फिन की तरह मैश को देख सकती है। जब कठपुतली ने कॉइन एबल की तरफ थ्रो किया, उस टाइम मैश ने अपने पास वाला बटन तोड़कर फुल प्रेशर से दोनों के टकराने से कॉइन ऊपर हवा में हो गया और मौका देखते ही मैश ने कॉइन को अपने मुंह में खींच लिया। ये सब देखकर काफी डर जाती है, ऐसा करना नामुमकिन है। एबल कहता है, इससे टकराने में मजा आएगा। दूसरी तरफ मैश कहता है, आज किस्मत अच्छी है, बच गया। लेकिन मैश को अभी तक नहीं पता सिल्वा वहाँ क्या कर रहा था। अगले सीन में सिल्वा को होश आ जाता है, ये क्या, मैं अभी तक जिंदा हूँ, पर कैसे? सामने देखता है मैश अपने एप्स की वर्कआउट कर रहा होता है। सिल्वा हैरान होता है, तुम यहाँ मुझे लाए हो, पर मैं तो तुम्हारा दुश्मन हूँ। मैश कहता है, जब कोई मुसीबत में हो हमें उसकी मदद करनी चाहिए, चाहे वो कोई दुश्मन ही क्यों ना हो। चलो ठीक है, अब मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। अगले सीन में लेमन और बाकी सब गिल्ड के मैप के पास खड़े होते हैं। लेमन सभी को बताती है, अभी के टाइम गोल्ड कॉइन सबसे ज्यादा लॉन्ग गिल्ड के पास हैं। इसने बाकी गिल्ड से सभी कॉइन छीन लिए हैं। अब इनके पास टोटल 15 गोल्ड कॉइन हैं। मैश और हम सब एडल्ट गिल्ड में हैं। अभी के टाइम सिर्फ मैश के पास जो गोल्ड कॉइन है वही एडल्ट गिल्ड के पास रह गया है। लेकिन जब ओरका और एडल्ट गिल्ड के सीनियर यहाँ थे, उस टाइम दोनों के बीच में मुकाबला टफ था, लेकिन बीच में ओरका गिल्ड वाले रिसर्च के लिए चले गए थे और एडल्ट गिल्ड के सीनियर किसी काम से बाहर गए हैं। ग्रैम कहता है, इसका मतलब लॉन्ग गिल्ड को हमें ही ठिकाने लगाना होगा। मैच कहता है, अब आएगा मजा, मुझे लॉन्ग गिल्ड से कुछ हिसाब बराबर करना है, अब वो मेरी पूरी ताकत देखेंगे। सब फाइट के लिए तैयार हो जाते हैं। अगले सीन में मैश ओवल के घर साफ करने आया होता है। ये इसकी सजा होती है जो वालबर्ग ने दी थी वाइस प्रिंसिपल और डेवल पर हाथ साफ करने की वजह से। तभी वहाँ ग्राम भी आ जाता है। मैश कहता है, मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। अच्छा, मुझे भी कोई शौक नहीं है, मैं तो इसलिए तुम्हारी मदद करने आया हूँ। तुम्हारे पास एक गोल्ड कॉइन है और लॉन्ग वाले तुमसे लेने आएंगे और मैं उनका शिकार करूंगा। ओ अच्छा, तुम टेंशन ना लो, मैं उन्हें अकेले ही हैंडल कर लूंगा। दूसरी तरफ लॉन्ग गिल्ड के 2 मेंबर इन्हीं की तरफ आ रहे होते हैं। गंजे को हम ओलर नाम से बुलाएंगे और दूसरे को शेनरी नाम से। इस गिल्ड में हर एक मेंबर को नंबर दिया गया है, जो जितने नंबर पर है वो दूसरे से ज्यादा ताकतवर है। ओलर 6 नंबर पर है और शेनरी 7वें नंबर पर आता है। आते ही मैश को पहले पानी में अटका देते हैं। ग्रैम कहता है, तुम सही टाइम पर आए हो, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। ओलर मैश के साथ अपना गोल्ड कॉइन की बेट लगा देता है। शेनरी, मेरा टारगेट मैश है, तुम अपने को संभाल लेना। खुद को एक शार्क में ट्रांसफॉर्म कर लेता है, मैश के पीछे चला जाता है। अब पीछे शेनरी और ग्रैम बच जाते हैं। शेनरी अपने डिस्क से हमला कर देता है। ग्रैम बड़े आराम से डोज कर लेता है। इसे सिर्फ यही आता है तो ये मेरे सामने नहीं टेक पाएगा, ग्रेवियोल। लेकिन तभी उसकी नजर ओवल पर पड़ जाती है। अगर मैंने मैजिक का यूज किया तो ये मर जाएंगे। शेनरी बिना रुके एक और हमला कर देता है। ग्रैम वो हमला अपनी बॉडी पर ले लेता है क्योंकि उसके पीछे भी ओवल होते हैं। ग्रैम काफी इंजर्ड हो जाता है। शेनरी कहता है, सोचा नहीं था तुम इतने कमजोर होगे। ये बातें ही कर रहा होता है। ग्रैम अपने मैजिक से एक अनाज की बोरी को फाड़ देता है। सब ओवल अनाज की तरफ चले जाते हैं। अब शेनरी दोबारा हमला करता है, लेकिन ग्रैम अपनी ग्रेविटी मैजिक का यूज करके हमले को बेकार कर देता है। अब लास्ट बार शेनरी अपने सबसे खतरनाक हमला करता है। ग्रैम एक ही सेकंड में दोनों को जमीन के साथ चिपका देता है। ये नहीं हो सकता, हम दोनों डबल लाइन यूजर हैं, तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते, मैं ऐसे नहीं हार सकता। लगता है तू मुझे कुछ ज्यादा ही हल्के में ले रहा था। वो तो ओवल मेरे रास्ते में थे, उनकी वजह से मैं रुका रहा। रही बात डबल लाइन वाली, सीधी सी बात है, तुम लोग पोशन लेकर खुद की पावर को बूस्ट करते हो, लेकिन मैं अपने दम पर पावर को बूस्ट करता हूँ। ओरल की साइड देखते हैं जो मैश पर हंस रहा होता है। पानी में मेरा राज है, तुम यहाँ से बचकर नहीं जा सकते। तभी एक काफी तेज टोर्नेडो शार्क के पास से गुजरता है। ये क्या, अभी मैंने क्या देखा? लेकिन उसने कहा था उसे तैरना नहीं आता, इसका मतलब वो नाटक कर रहा था। मैश उल्टा ओरल पर भारी पड़ने लगता है। ओरल की आंखें बाहर आ जाती हैं। ये क्या, मैं इसका शिकार करने वाला था और खुद ही एक शिकार बन गया। मुझे अपनी पावर और ज्यादा बूस्ट करनी होगी। एक खतरनाक शार्क मोस्टर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है, लेकिन मैश के सामने ये कुछ नहीं है। मैश उसकी बुरी हालत कर देता है, चंद सेकंड में उसका काम तमाम कर देता है। अगले सीन में ये दोनों बाहर पड़े होते हैं। ग्रैम इनके गोल्ड कॉइन ले लेता है। तभी वहाँ लॉन्ग गिल्ड का एक और मेंबर आ जाता है। इसकी स्पीड मैश से भी ज्यादा होती है। ग्रैम और मैश दोनों हैरान हो जाते हैं, ये कौन है? इस मेंबर के पास एक डेविल आई होती है। ग्रैम इस पर हमला करता है पर मैजिक बेअसर हो जाता है। मैश अपनी स्पीड से हमला करता है पर वो मेंबर आराम से मैश के हमले से खुद को बचा लेता है। अपने दोस्तों को एक मैजिकल बोतल में बंद कर देता है। इतनी भी जल्दी क्या है, तुम दोनों मेरे साथ फाइट करना चाहते हो? मैश भी थोड़ा हैरान होता है, लेकिन अभी मुझे कुछ काम है, मैं इन दोनों को लेने आया था। ठीक है, मैं चलता हूँ, फिर कभी फाइट करेंगे। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। जंगल में देखते हैं उस मेंबर के मास्क में क्रैक आ जाता है। उस लड़के में कुछ तो बात है, वो बिल्कुल मेरी तरह है, मैजिकलेस। अगले सीन में सब सिल्वा के पास होते हैं, जिसकी हालत काफी कमजोर होती है। सिल्वा बताता है उसे ऐसे महसूस हो रहा है किसी ने उसकी मैजिकल पावर सोख ली है। लेमन पूछती है तुम्हारे साथ क्या हुआ है?
मुझे कुछ याद नहीं है, पर मुझे इतना याद है मैं एक बॉक्स में कैद था। ग्रैम कहता है बाकी सब समझ आ गया है, पर ये सब यहाँ क्या कर रहे हैं? मेरी तरह इन सब की भी मैजिकल पावर सोख ली गई है। लेमन मैश को एक गुड लक चार्म देती है, तुम इसे पास रख लो। पर मैं इसे क्यों रखूं? लेमन नर्वस होते हुए बताती है, कोई भी खतरनाक काम मत करना, मुझे कुछ दिनों से ठीक नहीं लग रहा। अच्छा ठीक है, नहीं करूंगा। रात का सीन देखते हैं। ग्रैम कहता है मुझे पूरा यकीन है इसके पीछे लॉन्ग गिल्ड वाले हैं। बैरेट सामने देखता है लेमन जा रही होती है। बैरेट उसे बुलाने वाला होता है। ग्रैम उसके मुंह पर हाथ रख देता है। सबर, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। तभी लेमन कठपुतली में ट्रांसफॉर्म होने लगती है। जैसे ही पीछे देखती है सभी छुप जाते हैं। ग्रैम कहता है ये कोई मैजिकल स्पेल लगता है। मैश कहता है चलो उसका पीछा करते हैं। सभी लेमन के पीछे जाने लगते हैं। फिन कहता है वो आगे से बाएं तरफ गई है। सभी सामने देखते हैं सिर्फ एक दीवार होती है। लेमन कहाँ चली गई? आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। यहाँ किसी ने एक स्पेल लगाया है। अपने मैजिक से उस स्पेल को खत्म कर देता है। जमीन पर एक खुफिया दरवाजा होता है। बैरेट दरवाजे को ओपन करने के लिए अपने फायर स्पेल बॉल की बुछाड़ कर देता है, लेकिन दरवाजे को जरा फर्क नहीं पड़ता। ग्रैम भी कहता है मैं भी इससे आगे कुछ नहीं कर सकता। तभी मैश एक सैनिक की तलवार लेकर डोर के नीचे घुसा देता है। एक जोरदार लात मारता है। डोर एकेडमी के हर एक फ्लोर को तोड़ते हुए बाहर निकल जाता है। फिन और बैरेट मैश की पावर को देखकर हैरान हो जाते हैं। ग्रैम कहता है लॉन्ग गिल्ड वाले भी नीचे हो सकते हैं और लेमन भी नीचे है। मैश लेमन का दिया हुआ गुड लक चार्म देखता है। सॉरी लेमन, मैं अपना वादा नहीं निभा सकता। आज उन्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। सभी नीचे तहखाने में आ जाते हैं। बैरेट सामने देखता है एक एग्जिस्ट का रास्ता होता है। यहाँ तो एक बहुत बड़ा मैदान होता है। तभी इनके सामने लॉन्ग गिल्ड का एक मेंबर आ जाता है। सुनाओ बच्चों, क्या हाल चाल है? तुम लॉन्ग गिल्ड से हो? हाँ, मैं लॉन्ग गिल्ड से हूँ और अब तुम्हें यहाँ गाड़ने वाला हूँ। चलो कोइन की बेट लगाओ और मुझसे फाइट करो, तभी आगे जा पाओगे। बैरेट कहता है इसके साथ मुझे फाइट करने दो, मैंने इस गिल्ड से अपना कुछ हिसाब बराबर करना है। सीन चेंज होता है। कौंसल की साइड देखते हैं जहाँ एक बंदा वालबर्ग को बताता है हमारी जेल से 6 सबसे खतरनाक कैदी भाग गए हैं। उन्हें भगाने वाला इनोसेंट जीनो है। गाइस मैं आपको बता दूं, इस कहानी का सबसे खतरनाक विलन यही इनोसेंट जीनो है। एक ट्विस्ट की बात बताता हूँ, यही मैश का असल फादर है। वापस बैरेट की साइड देखते हैं। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। इस लड़के को हम रेजोर नाम से बुलाएंगे। पहला हमला बैरेट करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट हमला एक्सपोर्ट ब्लास्ट करता है। रेजोर के आसपास टाइम बॉम्ब लगा देता है। अब मेरी सटक गई है। अब मैं देखता हूँ तुम मेरे हाथों से कैसे बचते हो। आखिर ये निशान कैसे हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। अपने मैजिक का यूज करता है। बैरेट को जकड़ लेता है, उठाकर जमीन पर पटकने वाला होता है। तभी ब्लास्ट हो जाता है। रेजोर काफी हैरान होता है ये कैसे हो गया। असल में इसे पता ही नहीं था ये टाइम बॉम्ब है। बैरेट मौका देखते ही अपने सारे टाइम बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। बाकी तीनों सिर्फ खड़े होकर बैरेट की फाइट देख रहे होते हैं, लेकिन रेजोर तो बड़े स्टाइल से जमीन पर बैठा होता है। बैरेट हैरान होता है आखिर अब ये क्या करने वाला है। तभी जमीन पर दल दल बन जाता है। सभी उसके अंदर जाने लगते हैं। ये इनके दुश्मनों की एक चाल होती है। इन सबको अलग अलग कर देते हैं। गैरम का सामना वार्थ से होता है जो लॉन्ग गिल्ड का 3rd नंबर मेंबर है। ये पहले वाले से भी ज्यादा पावरफुल है। फिन और बैरेट की साइड देखते हैं जिनका सामना 2nd मेंबर से होता है। लड़की को हम लव क्यूटी नाम से बुलाएंगे। ये लड़की 5वें नंबर पर है और लड़के को हम माइलो नाम से बुलाएंगे। ये 4थे नंबर पर है। ये दोनों डबल लाइन वाले होते हैं। मैश की साइड देखते हैं जिसका सामना 2nd मेंबर करता है। इसे हम रूपस नाम से बुलाएंगे। तो तुम्हारा नाम मैश है, तुम्हारे साथ फाइट करके बहुत मजा आएगा। वैसे एक बात बता दूं, मुझे पता है तुम मैजिक नहीं कर सकते। ये बात सुनकर मैश हड़बड़ाने लगता है। अगर ये बात एकेडमी को पता चल गई वो इसे बाहर निकाल देंगे। रूपस कहता है चलो ठीक है, तैयार हो जाओ अपनी हड्डी पसली तोड़वाने के लिए। अच्छा ऐसी बात है, चलो आ जाओ, देखते हैं कौन किसकी हड्डी पसली तोड़ता है। गाइज अब हर एक के पास लॉन्ग गिल्ड का मेंबर आ जाते हैं। इनके दरमियान फाइट होगी। पहली फाइट ग्रैम और वर्थ के बीच होगी। ग्रैम बिना बोले पहला हमला कर देता है। मुझे ज्यादा बोलना पसंद नहीं है, इसीलिए अपना मुंह बंद ही रखो। पर वर्थ पर ग्रेविटी का जरा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये अर्थ मैजिक का यूजर होता है। ग्रैम थोड़ा नर्वस हो जाता है। वाह मजा ही आ गया, एक ग्रेविटी यूजर मेरे सामने है, देखते हैं तुम कब तक टिक पाओगे। ग्रैम दोबारा ग्रेविटी मैजिक का यूज करता है। डुप्लीकेट को खत्म कर देता है पर इसका कोई फायदा नहीं होता। वर्थ दोबारा खुद को रीजनरेट कर लेता है। ग्रैम के पांव जकड़ लेता है, उस पर स्टोन से हमला करता है। ग्रैम थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है। अब जल्दी से अपने घुटनों पर आ जाओ, क्यों खुद को इतना टॉर्चर करवा रहे हो। ग्रैम इस बार ग्रेविटी मैजिक से इसे लेफ्ट साइड पर पटकने की कोशिश करता है, लेकिन वर्थ खुद को कीचड़ के अंदर छुपा लेता है। इस बार ये टेक्निक काम नहीं करती। ग्रैम बाहर से अपनी ग्रेविटी मैजिक से उस पर सॉलिड स्टोन से हमला करने लगता है। अब इससे वर्थ के फेस पर एक खरोच लग जाती है। वर्थ दीवार से बाहर आ जाता है। तुझे क्या लगा तू मुझे बड़े आराम से हरा देगा? लगता है दिन में सपने देख रहा है। ये बात सुनकर वर्थ हैरान हो जाता है। एक पावर बूस्टर पोशन निकाल लेता है, उसे पीने लगता है। अचानक उसकी पावर बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अपनी पावर से एक बहुत बड़ा कीचड़ का मॉन्स्टर बना देता है। अब तुझे मेरे हाथों से कौन बचाएगा? ये बोलते ही हमला कर देता है। ग्रैम मौका देखते ही खुद का डिफेंस करता है। तुझे क्या लगा मैं तेरे इस मॉन्स्टर से डर जाऊंगा? ग्रेविटी सेक्शन अपग्रेड। मॉन्स्टर के आसपास बहुत बड़े बड़े ग्रेविटी के पिलर बन जाते हैं। ये देखकर वर्थ डर जाता है।
कुछ सेकंड में ग्रेविटी मॉन्स्टर को अपनी तरफ खींचते हुए खत्म कर देती है। अब तुम्हारा खेल खत्म, तुम हार चुके हो। ये बात सुनकर वर्थ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इतनी आसानी से मैं हार कैसे गया? ग्रैहम कहता है मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसीलिए मैं तुम्हें जिंदा छोड़ रहा हूँ। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ मैश को देखते हैं जो अपने वर्कआउट के सूट में होता है। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं मैश सीधा अपने वर्कआउट सूट में आ गया है। इसका मतलब रूपस काफी खतरनाक है। पहला हमला मैश करता है, रूपस को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाता है। दूसरा हमला रूपस करता है जो बिजली की तरह तेज होता है, मैश को इंजर्ड कर देता है। अपनी एक्सेलरेज एरो बाहर निकाल लेता है। इससे रूपस की स्पीड और ज्यादा तेज हो जाती है। मैश को काफी जगहों से इंजर्ड कर देता है, लेकिन मैश को कुछ समझ नहीं आ रहा होता आखिर इसे कैसे पकड़ूं। चलो मैश, अब हार मान जाओ, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। तुझे क्या लगा मैं इतनी आराम से हार मान जाऊंगा? अच्छा ऐसी बात है, तो फिर थोड़े मजे भी हो जाएं। ये तुम्हारी फ्रेंड है ना? हम इसकी मैजिकल पावर निकाल रहे हैं, उसके बाद ये खुद ही मर जाएगी। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसके पास 30 मिनट में पहुंचना होगा। तुम्हें कैसा लगा फाइट के दौरान ये ट्विस्ट कैसा है? एक बात कान खोलकर सुन लो, अगर उस लड़की को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अच्छा चलो फिर आ जाओ, मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। अपनी एक्सेलरेज एरो की स्पीड का फायदा उठाते हुए मैश पर हर तरफ से हमला कर रहा होता है, लेकिन मैश सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। उसे हमला करने का मौका ही नहीं मिल रहा होता। तभी रूपस अपनी तलवार मैश के पेट में घुसा देता है, लेकिन जैसे ही तलवार को बाहर निकालने की कोशिश करता है, मैश अपने ऐप से तलवार को जकड़ लेता है। मौका देखते ही रूपस के फेस पर वार करता है, जिससे रूपस का मास्क टूट जाता है। पहली बार रूपस का फेस देखते हैं जिसकी आंखें रेड होती हैं, जैसे किसी डेविल की हों। मैश पूछता है तुम्हारी आंखों को क्या हुआ है? रूपस बताता है ये बचपन से ही ऐसी हैं, इसे ईवल आई कहते हैं। इस आई की मदद से मैं कुछ टाइम के लिए सामने वाले का मैजिक बेअसर कर सकता हूँ। अच्छा चलो अब बहुत बातें हो गई, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैश के आसपास एक एक्सेलरेज का बैरियर बना देता है, जिसमें रूपस की स्पीड अल्टीमेट हो जाती है, लेकिन मैश के वार काफी स्लो हो जाते हैं। मैश पर काफी ज्यादा भारी पड़ने लगता है। मैश दोबारा अपना डिफेंस करता है। मौका देखते ही फ्लाइंग जेट की तरह अपना पंच जमीन के साथ टच करता है। पूरी जमीन टूट जाती है, जिससे रूपस की स्पीड स्लो हो जाती है। साथ ही रूपस काफी हैरान होता है इतने स्लो होने की वजह से भी इसके अंदर इतनी खतरनाक ताकत कैसे है। मैश सीधा एक और पंच मारता है, रूपस की तलवार तोड़ देता है, साथ ही उसके पाँव को अपने पाँव से पकड़ लेता है। अब तुम्हारा काम तमाम। एक और जोरदार पंच मारता है, रूपस की आंखें बाहर आ जाती हैं। सीधा बैरियर को तोड़ते हुए बाहर छत से चिपक जाता है। जैसे ही नीचे आने वाला होता है, मैश इस बार रूपस को बहुत बुरी तरीके से धोता है, मानो जैसे इसने इसे फुटबॉल समझ लिया हो। रूपस की हालत काफी टाइट हो जाती है। मैश अपना फाइनल हमला ब्रोक लेसनर टेक्निक से करता है, रूपस का कंधा गोल कर देता है। रूपस अपनी हार मान लेता है। मैश को अपना फ्लैशबैक सुनाता है, मेरी ईवल आई की वजह से मेरे मॉम और डैड ने मुझे छोड़ दिया था, साथ ही कैद खाने में डाल दिया था, लेकिन एक दिन मेरी मॉम ने मुझे मारने की कोशिश की थी। उस टाइम मुझे एबल ने बचाया था। मैं अपनी सारी जिंदगी एबल की सेवा में गुजार दूंगा। मैश इसका दुख भरी फ्लैशबैक सुनकर इसे अपना दोस्त बनाने की सोचता है। रूपस मान जाता है। मैश, मैं तुम्हें एक एडवाइस देता हूँ, अब यहाँ से आगे मत जाना। वो एबल काफी खतरनाक है, तुमने उसकी अभी फुल पावर नहीं देखी है। तुम्हारी एडवाइस के लिए थैंक्स, पर मुझे उसकी औकात दिखाकर आना होगा। तब तक तुम मेरा वेट करो, साथ मिलकर पार्टी करेंगे। अब अगले सीन में हम बैरेट और फिन को देखते हैं। पहला हमला लव क्यूटी करती है, साथ ही बैरेट अपने फायर से हमला को रोक देता है। दूसरा हमला बैरेट करता है। लव क्यूटी को झांसा देकर उसकी मैजिकल वॉन्ड लेने की कोशिश करता है, पर यह सब उल्टा पड़ जाता है। बैरेट की एक ही हमले से हालत खराब हो जाती है। लव क्यूटी एक बात बताती है, इसने इस तहखाने का डोर ओपन किया है, माइलो अगले 30 मिनट तक उसे पत्थर का बना देगा, क्योंकि उस डोर पर माइलो ने ही स्पेल लगाया था। अब तुम कुछ नहीं कर सकते हो, वो लड़का यहीं पर मरेगा। अब बैरेट की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती है, वो हिल भी नहीं पा रहा होता। बैरेट अपनी हार मानने वाला होता है। तभी बैरेट को अपना पास्ट याद आता है, कैसे हर किसी ने उसका मजाक उड़ाया। दूसरी तरफ लव क्यूटी फिन को मारने वाली होती है। तभी बैरेट दोबारा मैदान में आ जाता है। इस बार बैरेट एक अलग ही चीज बन जाता है, जैसे कि उसने अपनी लिमिट तोड़ दी हो और नेक्स्ट लेवल पर पहुंच गया हो। लव क्यूटी हैरान होती है, ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया है। बैरेट को देखकर लव क्यूटी के पसीने छूटने लगते हैं। बैरेट अपना फायर मशीन स्पेल यूज करता है, फायर बॉल की बारिश कर देता है, लेकिन लव क्यूटी पर एक भी नहीं करता। अब अपना मुंह उठाकर यहाँ से चलती ही बनो, मैं लड़कियों को जान से नहीं मारता। लव क्यूटी बैरेट को थैंक्स बोलती है उसकी जान बख्शने के लिए। तभी अचानक माइलो फिन पर हमला कर देता है। मौका देखते ही बैरेट फिन के सामने आ जाता है। लगता है मैंने तुम्हें कुछ ज्यादा ही हल्के में ले लिया था, लेकिन अब तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। बैरेट और फिन बेबस हो जाते हैं, अब वो क्या करें। लेकिन तभी एक बहुत बड़ी तलवार माइलो के पेट में घुस जाती है। एक ही वार से माइलो ढेर हो जाता है। आखिर ये कौन है, मैं एक ही वार में कैसे ढेर हो गया। तभी हम उस स्टूडेंट को देखते हैं जो रेन होता है। ये पिछले नेक्स्ट ईयर में डिवाइन विजनरी बन गया था। इसे देखकर माइलो की आंखें बहर आ जाती हैं, ये यहाँ क्या कर रहा है। गाइज आपको एक और बात बता दूं, ये रेन फिन का बड़ा भाई है। माइलो को पता होता है वो इससे जीत नहीं पाएगा, फिर भी रेन पर अटैक करता है। रेन एक ही तलवार से उसके हमले को काट देता है।
तुमने मेरा दिमाग खराब कर दिया है। बहुत बेरहमी से माइलो पर काफी सारी तलवारों से हमला कर देता है। अब माइलो की अकल ठिकाने आ जाती है, पर रेन अभी भी नहीं रुकता। ऊपर से माइलो को पीटने लगता है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को जान से मारने की? लगता है तू भूल गया है वो किसका भाई है। बैरेट सोचता है आखिर ये डिवाइन विजनरी यहाँ क्या कर रहा है। अगले सीन में रेन केव के और अंदर जा रहा होता है। असल में वालबार्ग को खबर मिली है इनोसेंट जिनों के कुछ मेंबर इस जगह छुपे हैं। रेन उन्हें ही ढूंढने आया होता है। तभी इसके पास मैश भी आ रहा होता है, लेकिन रेन को पता नहीं होता मैश कोई इनोसेंट का मेंबर नहीं है। असल में रेन को पता ही नहीं है इनोसेंट जिनों के मेंबर दिखते कैसे हैं। वो मैश को इनोसेंट जिनों का मेंबर समझ लेता है। बिना कुछ सोचे मैश पर हमला कर देता है, लेकिन मैश इसकी तलवार को सिर्फ 2 फिंगर से रोक देता है। रेन ऊपर से तलवार की बारिश कर देता है। रेन समझता है अब इसका काम तमाम हो गया है, लेकिन मैश उसकी तलवार से एक चेयर बना लेता है। लेकिन रेन को पता चल जाता है इस लड़के के पास मैजिक नहीं है। एक और खतरनाक हमला करता है, उसमें सिर्फ अपनी 10% पावर का यूज करता है। मैश उस हमले को भी बड़े आराम से बेकार कर देता है। रेन मैश का नाम पूछता है, मैश अपना नाम बताता है। रेन को याद आता है वालबर्ग ने कहा था इस एकेडमी में एक लड़का नया आया है, वो काफी कमाल का है, मुझे उसकी हिफाजत करनी है। तो वो ये है। मैश से माफी मांगता है, मुझे माफ कर दो, मैंने बिना सोचे तुम पर हमला कर दिया। मैश कहता है नहीं माफ करूंगा। अच्छा ठीक है, उसके बदले में ये जादुई रुमाल ले लो, ये तुम्हारी इंजर्ड बॉडी को हील करेगा। अच्छा चलो ठीक है, ये मैं रख लेता हूँ। साथ ही रेन मैश को थोड़ा गाइड करता है। इस साल डिवाइन विजनरी बनने के करीब एबल है, क्योंकि उसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड कॉइन है। अगर तुम उससे हरा देते हो वो कॉइन तुम्हारे हो जाएंगे, लेकिन तुम मैजिक नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होगा। फिर भी तुम अपनी पूरी कोशिश करना। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। रास्ते में रेन मन में कहता है तुम्हारे पास मैजिक नहीं है और तुम डिवाइन विजनरी बनना चाहते हो, इसके लिए तुम्हें साबित करना होगा तुम डिवाइन विजनरी से भी ज्यादा ताकतवर हो। दूसरी साइड मैश एबल के रूम के दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है। ओहो मैश तुम आ गए, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। मैं सीधा पूछ रहा हूँ लेमन कहाँ है? मैं किसी लेमन को नहीं जानता, लेकिन मैं स्टूडेंट की मैजिकल एनर्जी जमा कर रहा हूँ ताकि मैजिकलेस कीड़ों को इस दुनिया से खत्म कर सकूं। इसका मतलब तुम बिना मैजिक वालों को मारना चाहते हो। अगर सच में तुम ऐसा करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। लेफ्ट क्यूटी भी वहाँ आ जाती है। छुपकर इन दोनों की फाइट देखने लगती है। पहला हमला तेजाबी कठपुतलियों से करता है। मैश बड़ी मुश्किल से खुद को तेजाब से बचाता है। एक कठपुतली का सर हाथ में पकड़ लेता है। इस गेम का नाम मुझे नहीं पता जिसकी मैश ने पोजीशन ली है। एक वार से तेजाबी कठपुतली को उड़ा देता है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी ही ताकत है? अच्छा तुम मेरी ताकत देखना चाहते हो, चलो इनका सामना करो। मैश 3 सेकंड में तीनों का काम तमाम कर देता है। अगर तुम मुझे लेमन का नहीं बताओगे मैं तुम्हें घसीट कर पता लगा लूंगा। एबल ये सुनकर हैरान हो जाता है, अपने एक हाथ की फिंगर्स हिलाता है। मैश खुद को ही पीटने लगता है। एबल मैश को कठपुतली की तरह कंट्रोल कर लेता है। मैश के हाथों से ही उसका गला घोटने लगता है। सॉरी मैश, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारूंगा, बल्कि तड़पा तड़पा कर मारूंगा। उससे पहले जरा अपने दोस्त से तो मिल लो। फिन कठपुतली बना होता है, सीधा मैश पर हमला करने लगता है। मैश सिर्फ डिफेंस कर रहा होता है। अगर मैश ने इसे एक पंच मारा और ये टूट गया, फिन वहीं पर मर जाएगा। अच्छा तुम्हें मेरा कॉइन चाहिए, ये लो। कॉइन से कठपुतली के धागे काट देता है। फिन पहले जैसा नॉर्मल हो जाता है और कॉइन भी वापस मैश के पास आ जाता है। सॉरी एबल, लगता है इस कॉइन को मैं ज्यादा पसंद हूँ। एबल गुस्से से दोबारा मैश को कठपुतली बना लेता है। एक ही मैजिक स्पेल मुझ पर दोबारा इस्तेमाल करना तुम्हारी बेवकूफी है। मैश अपनी ताकत लगाने लगता है। एबल की उंगलियां ही तोड़ देता है। सीधा एक जोरदार फेस पर लात मारता है। एबल की आंखें बाहर आने लगती हैं। अब अपना सीक्रेट स्पेल यूज करता है, मारियोनो चेंज। मैश कठपुतली में ट्रांसफॉर्म होने लगता है। मानना पड़ेगा तुमने मुझे अपना सीक्रेट स्पेल यूज करने के लिए उकसाया है। मैश पूरी एक कठपुतली बन जाता है। एबल मैश का कॉइन निकालने वाला होता है, पर कॉइन की जगह क्रीम पफ निकाल देता है। तभी मैश एक जोरदार पंच मारता है, अपना क्रीम पफ वापस ले लेता है। एबल काफी हैरान होता है, आखिर इसने मेरे स्पेल को कब तोड़ा? मैंने तो इसे कठपुतली बना दिया था। असल में ये स्पाइनिंग रिफ्लेक्स था। जब भी कोई ऐसी चीज हमसे दूर हो रही हो जो हमारी बहुत कीमती हो, इंसानी जिस्म खुद हरकत करने लगता है। मतलब दिमाग के ऑर्डर देने से पहले बॉडी वो काम खुद कर देती है। लव क्यूटी हैरान होती है, एक क्रीम पफ इसके लिए इतना जरूरी है? मैश, लगता है मैंने तुम्हें हल्के में लेकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब मुझे तुम पर अपना मैथ स्पेल यूज करना होगा। उसके लिए मैं इन्हीं स्टूडेंट की मैजिकल पावर ले रहा हूँ। अचानक एक बहुत बड़ा पॉपेट बन जाता है। अब तुम्हें कठपुतली बनने से कोई नहीं बचा पाएगा। इसके 100 मीटर के अंदर ही तुम्हारा काम तमाम हो जाएगा। इस बार तुम्हें कठपुतली के धागे नजर नहीं आएंगे। बहुत सारे धागे मैश पर हमला कर देते हैं, साथ ही पपेट भी हमला कर देता है। लेकिन तभी हम देखते हैं पपेट का अपना बुरा हाल हो जाता है। ये देखकर एबल हैरान हो जाता है। लगता है तुझे अभी तक समझ नहीं आया, तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन तुम धागों से कैसे बचे? उन्हें देखना नामुमकिन है। ऐसा तुम्हारे लिए होगा, मेरे लिए नहीं। लव क्यूटी ने सब कुछ देख लिया होता है। मैश ने ये सब कैसे किया है? जब धागे इसके कोट से टच हुए, इसने उन्हें उसी टाइम तोड़ दिया था। क्या सच में ऐसा ही हुआ था? ऐसा करना तो नामुमकिन है।
एबल समझ जाता है ये लड़का इंसान नहीं है। मैश कहता है क्या हुआ, पसीने छूटने लगे? अभी तक तो मैंने अपनी पूरी असल ताकत भी नहीं दिखाई है। चलो अब मैं तुम्हें अपनी ताकत का थोड़ा नमूना दिखाता हूँ। अचानक एबल के पीछे आ जाता है, उसे पकड़कर हवा में उड़ जाता है। ब्रॉक लेसनर वाली टेक्निक यूज करता है। इस बार टेक्निक काफी खतरनाक होती है। एबल अपनी हार मान लेता है। अच्छा चलो अब तुमने हार मान ली है तो लेमन को मुझे वापस करो। एबल कहता है तुम टेंशन ना लो, मैं उसके साथ सभी स्टूडेंट को भी ठीक कर दूंगा। मैश ये सुनकर कहता है तुम इतने बुरे भी नहीं हो। एबल लेमन को वापस कर देता है। इसी दौरान फिन को भी होश आ जाता है। अब एबल के सभी गोल्ड कॉइन मैश के हो जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है, रेन की साइड देखते हैं। उसे इनोसेंट जीनो का मेंबर मिल जाता है। गाइज मैं आपको एक बात बता देता हूँ, ये लड़का मैश का भाई होता है। इनकी कहानी हमें आगे बताई जाएगी। रेन कहता है अब आराम से बता दो तुम यहाँ क्यों आए हो, नहीं तो मुझे अपना तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तुम्हारे अंदर इतनी ताकत नहीं है तुम मेरे सामने टिक पाओ, लेकिन चलो थोड़ा बहुत बता देता हूँ। हम एक लड़के की तलाश में है, वो हमारे लिए बहुत जरूरी है। उसे ढूंढने के लिए मैंने एबल को बोला था और वो ये काम नहीं कर पाया, तो अब उसे मेरे हाथों मरना होगा। तो मैं उसकी तरफ चला। अभी तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। रेन के रास्ते में इनका एक और मेंबर आ जाता है, इसे हम जॉइंट नाम से बुलाएंगे। अरे बच्चे चलो तब तक हम खेलते हैं। रेन मन में कहता है एबल और बाकी सब उससे फाइट नहीं कर पाएंगे, वो डिवाइन विजनरी के बराबर है। मैश की साइड देखते हैं जो पार्टी करने के लिए क्रीम पफ लेने चला जाता है। तभी वहाँ वही मेंबर आ जाता है। मेरे रास्ते सेटो बेवकूफों। बैरेट जैसे ही कुछ बोलने वाला होता है उसकी तरफ देखता है, डर जाता है। इसे हम जियो नाम से बुलाएंगे। जियो सीधा एबल के पास चला जाता है। एबल जियो को देखकर काफी हैरान हो जाता है। जियो कहता है एबल वैसे तुम हमारे काफी काम आए हो वालबर्ग की जानकारी देने के लिए, लेकिन जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो तुम्हें अभी तक नहीं मिला। अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है। अपनी मैजिक से एबल के हाथों को कंट्रोल कर लेता है, खुद का ही गला घोटने लगता है। तभी वहाँ मैश क्रीम पफ का मजमा लेकर आ जाता है। चलो सब पार्टी करते हैं। लेमन कहती है मैश अभी पार्टी करने का टाइम बिल्कुल नहीं है। मैश की नाक पर एक मक्खी बैठ जाती है। मैश जैसे ही छींकता है सभी क्रीम पफ जियो के फेस पर जाकर लगते हैं। जियो गुस्से से क्रीम पफ को जमीन पर पटक देता है। लेमन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं, क्या मैश ने ये जानबूझकर किया है? जी हाँ, जानबूझकर ही किया है। इससे एबल जियो के मैजिक से आजाद हो जाता है। तभी जियो के हेड में पेन होने लगता है। ये मुझे क्या हो रहा है, कहीं यही तो वो लड़का नहीं है जिसे हम ढूंढ रहे हैं? इसे देखकर लगता तो नहीं है ये वो होगा। चलो जो भी हो पहले मैं अपना काम कर लेता हूँ। एबल की पूरी बॉडी को कंट्रोल कर लेता है, उसे जान से मारने वाला होता है। तभी बीच में रूपस आ जाता है। मैश रूपस के पास आता है। सॉरी मैश, मैं तुम्हारे साथ बैठकर क्रीम पफ नहीं खा पाऊंगा। मैश ये सुनकर काफी हैरान हो जाता है, उसे अपना जादुई रुमाल दे देता है। जियो सोचता है मैंने इस पर काफी खतरनाक हमला किया था, फिर भी ये कैसे बच सकता है। फ्लैशबैक में देखते हैं जियो के स्पेल बोलने से पहले ही मैश ने उसकी डायरेक्शन चेंज कर दी थी। अब मैश की सटक जाती है, जोर से जमीन पर पैर मारता है। जियो पर एक पत्थर से हमला करता है, पर जियो बड़े आराम से पत्थर को पकड़ लेता है। पहली बार मैश इतने गुस्से में होता है। मुझे रूपस को हॉस्पिटल में लेकर जाना है, रास्ते में आए तो यहीं पर मार दूंगा। ओहो मैं तो डर गया, तुम मुझसे फाइट करना चाहते हो तो चलो आ जाओ, तुम्हारे पास सिर्फ 30 मिनट हैं। अगर तुम इसे यहाँ से लेकर नहीं गए तो ये यहीं मर जाएगा। पहला हमला जियो करता है। मैश एक ही जगह खड़ा होकर हमले को नाकाम कर रहा होता है। ओहो तुम ये क्या कर रहे हो, अगर ऐसे ही लड़ते रहे तो 30 मिनट यहीं पर गुजर जाएंगे। एक बहुत ही खतरनाक वार करता है। मैश भी थोड़ा हैरान हो जाता है। ये देखकर जियो पागलों की तरह हंसने लगता है। एबल समझ जाता है मैश इससे नहीं जीत पाएगा। जियो एबल पर हमला कर देता है। दोबारा मैश एबल के सामने आ जाता है, हर एक हमले को रोक रहा होता है। रूपस एबल को लड़खड़ाती आवाज में कहता है आप भाग जाएं। दूसरी तरफ मैश हर एक हमले को बेकार कर रहा होता है, लेकिन मैश अभी डिसएडवांटेज में होता है। टाइम काफी निकल गया है मैश, तुम्हें कुछ करना होगा। ऐसे ही काफी देर तक फाइट चलती है, लेकिन तभी बीच में एबल आ जाता है, अपनी पपेट से जियो पर हमला कर देता है। जियो बड़े आराम से पपेट को खत्म कर देता है। इस दौरान मैश उसके पास पहुंच जाता है, एक जोरदार पंच मारता है, जियो का फेस खराब कर देता है, लेकिन जियो बड़े आराम से अपने फेस को रिकवर कर लेता है। मैश से कहता है पहली बार किसी ने मेरी इतनी सख्त चमड़ी को नुकसान पहुंचाया है। वैसे ये कौन सा मैजिक था? मैश इस पर कोई आंसर नहीं देता। अच्छा चलो मैं खुद ही पता लगा लेता हूँ, ये रिफ्लेक्टिव मिरर है, नाम से ही समझ गए होगी। बैरेट मैश को मैजिक करने से मना करता है, उसका हमला वापस उस पर ही होगा। जियो मिरर को अपने फेस के सामने रख देता है, लेकिन मैश सीधा उसके फेस पर एक जोरदार लात मारता है। मिरर वहीं टूट जाता है। इस वजह से मैश का सच सामने आ जाता है। लेमन और बाकी सब समझ जाते हैं मैश ने अभी तक जितनी भी फाइट की है सिर्फ अपनी बॉडी की ताकत पर कर रहा था, ऐसा करना तो नामुमकिन है। ये बात सुनकर एबल भी हैरान हो जाता है, पर जियो को कुछ नहीं होता, लेकिन उसके हाथ पर एक मार्क बन जाता है। इसका मतलब ये वही लड़का है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। अपनी पावर से स्पेस गेट ओपन कर देता है। अभी के लिए मैं जा रहा हूँ, लेकिन मैश तुमसे मिलकर अच्छा लगा, हम बहुत जल्द वापस मिलेंगे। मुझे डैड को बताना होगा हमें वो मिल गया है। ये बोलकर वहाँ से चला जाता है। चलो ठीक है, अब रूपस को हॉस्पिटल लेकर चलते हैं, उसकी जरूरत नहीं है, अब ये पहले से बेहतर है तुम्हारे दिए गए रुमाल की वजह से। मैश मैं तुम्हारा एहसान जरूर चुकाऊंगा, अब मैं चलता हूँ और रूपस मेरे पास ही होगा। पीछे लेमन और बाकी सब मैश से पूछते हैं तुम सच में मैजिक नहीं कर सकते?
अगर ये बात टीचर को पता चली वो तुम्हें एकेडमी से निकाल देंगे, साथ ही इस वार्ड से भी उठा देंगे। गाइज, हम सबको मैश का राज राज ही रखना होगा। मैश इसके लिए सभी को थैंक्स बोलता है, लेकिन तभी एक स्टूडेंट ये सारी बातें सुन लेता है और बाकी सब स्टूडेंट को भी होश आ जाता है। मैं सभी टीचर को बताऊंगा हमारी एकेडमी में एक ऐसा लड़का है जो मैजिक नहीं कर सकता। लेमन और बाकी सब हैरान हो जाते हैं, अब हम क्या करेंगे? पर मैश एकदम कूल खड़ा होता है। मुझे पता था एक दिन तो ये राज बाहर आ जाएगा। अगले सीन में मैश के मैजिक न करने की बात पूरी एकेडमी में फैल जाती है। एक स्टूडेंट मैश से कहता है, मुझे पता चला है तुम मैजिक नहीं कर सकते। नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं मैजिक कर सकता हूँ। मैश का फ्यूज उड़ जाता है, एक ही बात बार बार दोहराने लगता है। झूठ बोलने का फायदा नहीं है, ये बात हर एक स्टूडेंट को पता चल गई है। चलो मैश, यहाँ से हम चलते हैं। फिन, तुम एक मैजिक लेस का साथ दे रही हो, इसके लिए तुम्हें भी एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। अपना मुंह बांध रख, तुझे क्या मसला है? अगर मुझे कोई एकेडमी से निकाल भी दे, अपने काम से काम रख। तभी वहाँ ग्रैम आते ही उस स्टूडेंट को जमीन के साथ चिपका देता है। साथ ही बैरेट और लेमन भी आ जाते हैं। फिन बताती है बैरेट की बहुत बुरी हालत है, उसकी आधी बॉडी की हड्डियां टूट गई हैं। अगले सीन में सभी लॉन्ग गेट से जीत की खुशी में पार्टी करते हैं। इस पार्टी में एबल और रूपस भी इनवाइटेड होते हैं। इन्हें यहाँ देखकर फिन की हालत टाइट हो जाती है। ये इस पार्टी में क्या कर रहे हैं? चलो आ जाओ, सभी कार्ड खेलते हैं, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। अबे यार, मैं क्या समझ रहा था, ये तो पार्टी एंजॉय करने आया है। लेमन रूपस को चाय का पूछती है और वो हड़बड़ाने लगता है। इसे माफ करना, ये थोड़ा शर्मिला है, इसने पहले कभी लड़कियों से बात नहीं की। ये और बैरेट एक ही चीज है। पार्टी खत्म होने पर रूपस मैश को चेतावनी देता है, तुम पर कभी भी हमला हो सकता है। इस बार तुम्हारे पीछे इनोसेंट जीनो खुद पड़ गया है, इसकी वजह मुझे नहीं पता, तुम अपना ख्याल रखना। हाँ, एक और बात, तुमने एबल से फाइट की है और तुम जीत गए हो, लेकिन ये असल हकीकत नहीं है। एबल 3 लाइन मैजिक यूजर है, पर उसकी 3 लाइन डुप्लीकेट है जो उस इनोसेंट जीनो ने दी है। इस लाइन से वो थोड़ा बहुत ताकतवर हो गया था। एबल पहले इनोसेंट जीनो के छोटे मोटे काम करता था, इसीलिए उसे ये लाइन दी गई। असल में 3 लाइन मैजिक यूजर काफी पावरफुल होते हैं, आगे तुम्हारा सामना उनसे होगा, इसलिए तुम्हें अपना ख्याल रखना है। बताने के लिए थैंक्स। तभी वहाँ एक ओवल आ जाता है, मैश को एक लेटर दे देता है जो मैजिक काउंसिल की तरफ से होता है। अगले सीन में मैजिक काउंसिल को देखते हैं। मैश वहाँ हाजिर हो जाता है। तो मैश, तुमने एक क्राइम किया है मैजिक न करने की बात को छुपाकर। वैसे तुम्हें पता ही होगा मैजिक न करने की सजा क्या है, इसीलिए तुम्हें सजाए मौत दी जाती है। जरूरी नहीं है जिसे मैजिक नहीं आता उसे मार देना चाहिए। तभी वहाँ एक डिवाइन विजनरी आ जाता है। रुको जरा, मुझे भी देखने दो ये नमूना कौन सा है। इसका नाम रियो है, जो स्टार मैजिक यूजर है। डिवाइन विजनरी में सबसे ज्यादा ताकतवर यही है। मैं तुम्हें एक मौका देता हूँ, तुम्हारी ये जो अकड़ है ना, मैं इसे अभी तोड़ दूंगा। ये एक कैंडल है, इसे अपने मैजिक से जलाकर दिखाओ। मैश मांड लेकर कैंडल के पास आ जाता है। बैठकर मांड को बहुत तेजी से जमीन पर रगड़ने लगता है। ये देखकर काउंसिल हेड के पसीने छूटने लगते हैं। मैश अपने आसपास बहुत बड़ा फायर सर्कल बना देता है, जिससे कैंडल जल जाती है। अब बहुत हो गया, जो मेरे रास्ते में आएगा मैं उसे जान से मार दूंगा। तुम तो बहुत कमाल के हो, मुझे पसंद आए। तो ठीक है, अब मैं चलता हूँ। लेकिन तभी वहाँ बाकी के डिवाइन विजनरी भी आ रहे होते हैं। एक डिवाइन विजनरी मैश पर सैंड मैजिक से हमला कर देता है। ये क्या बात हुई, मैं आराम से बात कर रहा हूँ, आगे से आप हद पार कर रहे हैं। मैश पीछे देखता है, सभी डिवाइन विजनरी खड़े होते हैं। हमें यहाँ वालबार्ग के कहने पर आए हैं। इस मैजिशियन का नाम रीनस है, लेकिन इसके मैजिक की टाइप अभी तक नहीं बताई गई। इसके पास कौन सा मैजिक है? ये सुरारा है जो आइस मैजिक यूजर है। ये कार्डो है जो डार्क फायर यूजर है। और ये अगीटो है, इसके पास ड्रैगन की ताकत है। ये सुफीना है, इसके पास मैजिक के रिलेटेड काफी नॉलेज है। जिसने मैश पर अटैक किया है वो सैंड मैजिक यूजर है, इसका नाम बाइगिन है। तुम्हें यहाँ से जाने की इजाजत किसने दी है? हमने सभी के लिए रूल बनाए हैं, जो रूल तोड़ेगा उसे सजा भी मिलेगी। और तुमने रूल तोड़ा है, तुम एक मैजिक लेस हो जिसकी हमारे वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, इसीलिए बिना कुछ सोचे मैं तुम्हें सजाए मौत दूंगा। तुम्हें किसने हक दिया है फैसला करने का? मैं इनोसेंट जीनो का मेंबर हूँ, यह लड़का हमारा है। अगर किसी ने इसे नुकसान पहुंचाया तो हम उसे नहीं छोड़ेंगे। अब बहुत हो गया, मैंने बहुत कुछ सुन लिया। मैं तुम्हारे बाप की जगीर नहीं हूँ, जो चाहे वो मेरे साथ करोगे। हमने काउंसिल के हेड को अपने काबू में कर लिया है। अगर किसी ने इसे छुड़ाने की कोशिश की वो खुद हमारे काबू में आ जाएगा। ये एक मैगी पैरासाइट है, जो कोई भी इसे निकालने की कोशिश करेगा वो खुद मर जाएगा। ये लड़का काइसी है जो काउंसिल के स्टाफ में से है। रियो कहता है तो ठीक है, मैं यहाँ सबसे ताकतवर हूँ तो मैं इसे निकालूंगा। नहीं रियो सर, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये डिवाइन विजनरी के लिए एक कर्ज है, आप इसे हाथ भी नहीं लगा सकते। लेकिन मैश बड़े आराम से पैरासाइट को निकाल देता है। पैरासाइट मैश के मुंह में घुस जाता है। अरे बेवकूफ, ये तुमने सबसे बड़ी गलती कर दी है, अब तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। ये देखकर रियो भी हैरान हो जाता है। लेकिन मैश बड़े आराम से पैरासाइट को थूक देता है, जिसकी एक बहुत ही खूबसूरत शेप बनी होती है। अबे तू है क्या चीज, मुझे तो इंसान नहीं लग रहा। तूने अपनी टोंग से इसे बांध दिया तो ठीक है, अब मैंने तुम्हारे दुश्मन को मार दिया है तो मैं यहाँ से जाने वाला हूँ। ये चैप्टर यहीं पर क्लोज करते हैं। फिर वही बात, तुम्हें किसने हक दिया है यहाँ से जाने का? तुम एक मैजिक लेस हो, इसीलिए यहाँ पर तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है।
चाहे तुम कुछ भी कर लो, अब तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। तुम में इतनी हिम्मत है मुझे जान से मार सको? अच्छा ऐसी बात है। अपने मैजिक का यूज करता है, एक सेकंड में मैश के पीछे चला जाता है, उसे मारने वाला होता है। रुक जाओ भाईगिन, तुमने मुझसे पूछा है इसे मारना है या नहीं? तुम ये अकेले फैसला नहीं कर सकते। जो रूल तोड़ेगा मैं उसे सजा दूंगा, चाहे वो कोई भी हो। तभी इनके दरमियान एक बहुत बड़ी तलवार आ जाती है। ये मैजिक तो रेन का है, ये तो वालबर्ग और रेन सर हैं। इससे हमें पता चलता है रेन काफी ताकतवर है। मिस्टर वालबर्ग, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ, लेकिन रूल बुक में लिखा गया है मैजिकलेस की इस वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, हम इसे माफ नहीं कर सकते। मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप इसे माफ कर दें। पहली बार इनोसेंट जीनो ने इस मैटर में दखल अंदाजी की है। ये लड़का इनोसेंट जीनो के लिए बहुत जरूरी होगा, लेकिन इनोसेंट जीनो को हराने के लिए हमें मैश की बहुत जरूरत होगी। मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन जो रूल बनाया गया है अगर हम उस पर अमल नहीं करेंगे तो जनता का यकीन हमसे उठ जाएगा, इसीलिए मैं आपकी बात नहीं मान सकता। वालबर्ग अपनी कैप उतार देता है। मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, मैश एक अच्छा स्टूडेंट है जो अपने दोस्तों के लिए जीता है। मुझे इसकी ताकत पर पूरा यकीन है, एक दिन ये इस वर्ल्ड को चेंज कर देगा। वालबर्ग को ऐसा करता देखकर सभी मागिया वेंडर नर्वस हो जाते हैं। आप ये क्या कर रहे हैं? असल में वालबर्ग इन सबसे ज्यादा ताकतवर है, लेकिन ये इनसे पोलाइटली से इसलिए बात कर रहा है रूल को देखते हुए। हर फैसले में सभी का राजी होना जरूरी है। रेन भी रिक्वेस्ट करता है, मुझे भी मैच पर पूरा यकीन है, वो इनोसेंट जीनो को हराने में हमारी मदद कर सकता है। वो एक अच्छे दिल का लड़का है। कार्डो कहता है, देखो रेन, मैं आप दोनों की बात समझता हूँ, लेकिन जज्बात से लिए गए फैसले से हम रूल नहीं चेंज कर सकते। अरे यार, आप दोनों को क्या हो गया है? रूल के मुताबिक इसे मारो और काम खत्म करो। तभी कंसोल का हेड बीच में बोलता है, अब बहुत हो गया, तुम सब यहाँ खड़े थे लेकिन किसी ने मेरी जान तक नहीं बचाई। सिर्फ इस लड़के ने बिना सोचे मेरी जान बचाई है। ये लड़का दिल का बहुत अच्छा है, भले ही इसे मैजिक करना ना आता हो। इसका फैसला मैं खुद करूंगा। मैं तुम सब की बात समझ सकता हूँ। कुछ टाइम के लिए मैं मैच की सजा को टालता हूँ और यह बात यहीं पर खत्म होती है। अगर ऐसी ही बात है तो इसको खुद को साबित करना होगा। ये डिवाइन विजनरी से ज्यादा ताकतवर है, साथ ही हम इसे इनोसेंट जीनो के चारे के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। उससे पहले इसे डिवाइन विजनरी बन के दिखाना होगा। अगर ये डिवाइन विजनरी फेस्टिवल में फेल होता है तो इसे एकेडमी से निकाल दिया जाएगा, साथ ही सजा भी दी जाएगी। मैं तैयार हूँ। अगर मुझे खुद को साबित करना है तो मैं इनोसेंट जीनो को हराऊंगा और डिवाइन विजनरी बनकर दिखाऊंगा। आप सभी को मैं अपनी ताकत का थोड़ा नमूना दिखा देता हूँ। मैच की ताकत देखकर सभी डिवाइन विजनरी हैरान हो जाते हैं। इनोसेंट के किले की साइड देखते हैं जिस पर मैच की ताकत का प्रेशर पड़ रहा होता है। इनोसेंट जीनो भी एक सेकंड के लिए हैरान हो जाता है। अगले दिन का सीन देखते हैं। मैच अपने दोस्तों को बता रहा होता है, मुझे खुद को साबित करने के लिए इनोसेंट जीनो को हराना पड़ेगा। मैच, एक बात बताओ, सच में तुम्हें मैजिक नहीं आता? तुमने मेरे साथ फाइट की थी, वो भी मैजिक के बिना की थी। हाँ, ये बात सच है, मुझे मैजिक नहीं आता। अच्छा ठीक है, अब बहुत बातें हो गई, चलो सब थोड़ा घूमने चलते हैं। फिर सभी घूमने आ जाते हैं। चलो अपना माइंड अपग्रेड कर लेते हैं। मैंने सुना है डिवाइन विजनरी फेस्टिवल काफी करीब आ गया है, हमारे पास काफी सारे गोल्ड कॉइन हैं, तो हम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। मैश, एक बात गौर से सुन लो, अगर तुम डिवाइन विजनरी के फेस्टिवल में मेरे सामने आ गए तो इस बार मैं नहीं हारूंगा। मुझे अपनी बहन के लिए डिवाइन विजनरी बनना है। इस पर मैच कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। ये सब वांड की शो पर पहुंच जाते हैं जहाँ पर काफी पावरफुल वांड होती हैं। आ जाओ बच्चों, नई वांड लेने के लिए तुम्हें अपने मैजिक को बाहर निकालना होगा ताकि तुम्हारे मैजिक को देखकर वांड तुम्हें खुद चुन लेगी। अच्छा चलो पहले मैं ट्राई करता हूँ। अपनी मैजिक पावर बाहर निकालता है, एक वांड फिन को चुन लेती है। शॉपकीपर बताता है, आपके पास जितना पावरफुल वांड होगा आपकी मैजिक पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाएगी। दूसरी बार लांस आता है, इसका मैजिक और फिन से काफी ज्यादा होता है। लांस को काफी पावरफुल वांड चुनता है। मुबारक हो बच्चे, तुम्हारा वांड पहले से ज्यादा ताकतवर है। बैरिक कहता है, ये वांड मुझे चाहिए। तुम भी जाओ अपना मैजिक के मुताबिक अपना वांड चुन लो। फिन कहता है, अब मैच क्या करेगा, उसे तो मैजिक आता ही नहीं है, तो उसके लिए तो कोई वांड नहीं है। अच्छा चलो मैं भी ट्राई करता हूँ। वैसे वो वांड कौन सा है जो जमीन पर पड़ा है? वो वाला वांड सदियों से हमारी शॉप में पड़ा है। मैंने सुना है इस वांड के नीचे एक पानी का झरना है। वो कोई आम पानी का झरना नहीं है, उससे हम काफी पावरफुल वांड बना सकते हैं। आज तक कोई मैजिस्ट इसे उठा नहीं पाया है, यहाँ तक कि डिवाइन विजनरी भी इसे उठा नहीं पाए हैं। अच्छा ऐसी बात है तो ये मेरा हुआ। मैच बड़े आराम से उठा लेता है, नीचे से पानी का झरना निकल आता है। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया, तुम फ्री में इसे रख सकते हो। फिन और बाकी सब ये देखकर हैरान हो जाते हैं। फिर ये सब शॉप से बाहर आ जाते हैं। लेमन और क्रॉन भी वहाँ आ जाते हैं। ये सब मिलकर काफी सारी शॉपिंग करते हैं और साथ घूमते हैं। सच में आज बहुत मजा आया तुम सबके साथ घूमने में। मैं पहली बार दोस्तों के साथ घूमने आया हूँ। नेक्स्ट टाइम हम सब दोबारा आएंगे। हाँ तुमने ठीक कहा, हम दोबारा फिर आएंगे। दूसरी साइड बाइगन एक बंदे को मैच की सुपारी दे देता है। तुम्हें उसे डिवाइन विजनरी के टूर्नामेंट में जान से मारना है। तुम पर कोई रूल लागू नहीं होते। वालबर्ग वो बुड्ढा सठिया गया है। इस लड़के का नाम माइक्रो है। ये एक डिवाइन विजनरी के बराबर है। ये एक पियानो मैजिक यूजर होता है। तुम टेंशन न लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। मुझे लोगों को तड़पाने में बहुत मजा आता है। उस लड़के को हल्के में लेने की भूल मत करना।
उसने बिना मैजिक के एबल को हरा दिया था। क्या कहा? ये बात सुनकर माइक्रो भी हैरान हो जाता है। अब आएगा मजा, मुझे पहली बार अपनी फुल ताकत दिखाने का मौका मिल जाएगा। दूसरी तरफ मैच रेन से इजाजत लेता है। मैं कुछ दिनों के लिए घर जाना चाहता हूँ। ठीक है, जाओ, जल्दी वापस आ जाना, आगे टूर्नामेंट भी शुरू होने वाला है। मैच के घर की तरफ देखते हैं जहाँ मैच के साथ बाकी सब भी आए होते हैं। मैच बेटा, मैं बहुत खुश हूँ, तुमने अपने बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं। लेमन बड़े पोलाइटली से कहती है, मैं आपके बेटे की होने वाली वाइफ हूँ। क्या कहा? मैच ने लड़की भी पसंद कर ली है? ये लें, मैं आपके लिए हर्बल टी लाया हूँ। मैं भी आपके लिए कुछ लाया हूँ, ये लें। ये कौन है? मेरी छोटी बहन है। डैड, इसे माफ करिएगा, इसका थोड़ा स्क्रू ढीला है। ओह अच्छा, ऐसी बात है। फिर सभी छोटे बच्चों की तरह शोर मचाने लगते हैं। तुम्हें बहुत मुश्किल होता होगा ना इन्हें झेलना, सब एक जैसे हैं। ये आपने ठीक कहा, हर रोज झेलना पड़ता है, पर मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था मैच के भी दोस्त बन जाएंगे। मैजिक न करने की वजह से मैंने उसे जंगल में ही रखा था। आप टेंशन न लें, हमेशा हम मैच के दोस्त ही रहेंगे। दूसरी तरफ माइक्रोन मैच को मारने के लिए उसके घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में रेन उस पर अटैक कर देता है। ओह माय यस, ये रेन डिवाइन विजनरी है। तुम उसके बॉडीगार्ड बन गई हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मैं यहाँ टहलने के लिए आया था, तुम मेरे रास्ते में आ गए थे। ओहो, इसका मतलब अब मुझे डिवाइन विजनरी से भी फाइट करनी पड़ेगी। वैसे तुम्हें याद तो होगा हम दोनों की पुरानी यादें। तुम्हें सिर्फ डिवाइन विजनरी का टाइटल चाहिए था और मुझे सिर्फ ताकतवर होना था, तो देखा जाए मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अच्छा ऐसी बात है तो आ जाओ, अब आएगा मजा। रेन आरटी सेट स्पेल का यूज करता है पर उसका कोई फायदा नहीं होता। क्राउन बड़े आराम से स्पेल को डिस्ट्रॉय कर देता है, उल्टा उस पर पियानो की ग्रेविटी प्रेशर डालने लगता है। आसपास म्यूजिक के बहुत सारे सिंबल बना देता है। अगर तुमने कोई स्पेल करने की कोशिश की, ये बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो जाएंगी। अब मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहता, मुझे सिर्फ मैच को ठिकाने लगाना है। उस लड़के की जिद के आगे तुम कुछ भी नहीं हो। उसके पास मैजिक न होने के बावजूद वो हर सूरत डिवाइन विजनरी बनकर रहेगा। वो लड़का हर रोज खुद से जंग करता रहता है। अरे वाह, तुम तो गुस्सा कर गई। सीन शिफ्ट होता है। कैसी वालबर्ग से पूछती है, रेन सर आखिर किस तरह के मैजिशियन हैं? क्या वो बाकी मागिया वेंडर से ज्यादा ताकतवर हैं? कैसी, तुम मुझे बताओ, सभी मागिया वेंडर डबल लाइन यूजर हैं लेकिन रेन ट्रिपल लाइन यूजर है, वो भी रियल 3 लाइन यूजर। तो देखा जाए बाकी के मागिया वेंडर रेन के सामने कुछ भी नहीं है। रेन की 3rd लाइन बन जाती है। जो भी उस लड़के के रास्ते में आएगा उसे मेरा सामना करना पड़ेगा। मैच की साइड देखते हैं जो दौड़ता हुआ जंगल में आ जाता है बड़े से क्रीम पफ को खाने के लिए, लेकिन साथ ही रेन और माइक्रोन की फाइट वाली जगह पर पहुंच जाता है। वाओ, ये तो 3rd लाइन मैजिक यूजर बन गया है। एक टाइम था हम साथ हुआ करते थे, अब ये कितना आगे निकल गया है। मुझे पता है तुम्हें बाइगन ने भेजा है क्योंकि तुमने पहले कभी डिवाइन विजनरी टूर्नामेंट में हिस्सा ही नहीं लिया था। मैच इन दिनों की बातें सुन रहा होता है। मैं मानता हूँ जिसे मैजिक नहीं आता उसे मैजिक वर्ल्ड में रहने का कोई हक नहीं है, लेकिन मैच की बात अलग है। मुझे उस पर पूरा यकीन है वो एक दिन काउंसिल के रूल को बदल कर रख देगा। तुम जो मर्जी है कर लो, पर उसे मेरे हाथों से नहीं बचा पाओगी। चलो तुम्हें थोड़ा मजबूर किया जाए स्पेल बोलने के लिए। रेन बड़ी आसानी से माइक्रोन के स्पेल को हवा में उड़ा देता है। ये क्या है, इसने तो मेरे स्पेल को कुछ समझा ही नहीं। चलो आयरस, अब बाहर आ जाओ। असल में जो ट्रिपल लाइन यूजर है वो वांड की स्पिरिट को समन कर सकता है। रेन भी अभी वही कर रहा है। रेन की वांड एक त्रिशूल बन जाती है। माइक्रोन अटैक को देखते ही एक साउंड बैरियर बना देता है, पर उसका कोई फायदा नहीं होता। अटैक इतना खतरनाक होता है जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा बन जाता है। रेन वापस नॉर्मल हो जाता है क्योंकि माइक्रोन वहां से भाग जाता है। मैच बाहर आ जाता है। तुम्हारा शुक्रिया, टूर्नामेंट शुरू होने वाला है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें हर सूरत जीतना होगा। ठीक है, मैं समझ गया। माइक्रोन की साइड देखते हैं जो थोड़ा बहुत इंजर्ड हो जाता है क्योंकि इसके दोनों चमचों ने इसे बचा लिया था। तुम टेंशन न लो, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। वैसे एक बात तो है, रेन फाइट में काफी अच्छा है। अभी के टाइम जो उसके पास पावर है, मैं इतना ताकतवर बचपन में हुआ करता था। वो कहते हैं ना, हुक्म का इक्का छुपा कर रखना चाहिए। अगले सीन में देखते हैं, मैं चाहता हूँ तुम सब भी टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करो, इसीलिए मैं तुम सबको 3-3 गोल्ड कॉइन दे रहा हूँ। ऐसा नहीं हो सकता, अब मैं क्या करूंगा? इस टूर्नामेंट में मेरा मरना तय है। अगले सीन में टूर्नामेंट शुरू हो जाता है। इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेने के लिए हर किसी के पास 3 गोल्ड कॉइन होना लाजमी है। जो भी ये टूर्नामेंट विन करेगा उसके बाद एक लास्ट टेस्ट होगा डिवाइन विजनरी बनने का, लेकिन उस टेस्ट तक पहुंचने के लिए पहले इस टूर्नामेंट को विन करना जरूरी है। इस बार काफी खतरनाक स्टूडेंट ने हिस्सा लिया है। मैच, तुम्हारा रास्ता बहुत मुश्किल होने वाला है। मैच के रास्ते में बाइगन आ जाता है। एक मैजिक रस को डिवाइन विजनरी बनते मैं हरगिज नहीं देख सकता। तुम्हें मेरे हाथों से कोई नहीं बचा पाएगा। जब तक मैं जिंदा हूँ तुम भूल जाओ तुम डिवाइन विजनरी बनोगे। अपनी एड़ी चोटी का जोर लगा लो, जरूरत पड़ी तो मैं तुम्हें भी रास्ते से हटा दूंगा। जब फाइट करने का मन हुआ तो आ जाना। मैच ग्राउंड में एंटर हो जाता है। सभी स्टूडेंट उसे देखकर बातें करने लगते हैं। ये तो मैजिक नहीं कर सकते, ऐसे टूर्नामेंट से निकाल दो। इस टूर्नामेंट में टोटल 12 स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया होता है जिनके पास 3 गोल्ड कॉइन होते हैं। एक अनाउंसर बताती है, पहले राउंड में आप सबको एक की ढूंढनी होगी जो एक मैजिक बैलून में है। बैलून को फाड़ने के लिए आपको मैजिक की जरूरत होगी और
आपके रास्ते में ये खतरनाक डिटरमिनेंट भी हैं। आप लोगों ने इनसे बचकर की हासिल करनी है और साथ ही आप सबको इन जादुई मिरर में लाइव देखा जाएगा। जो भी रूल तोड़ेगा उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। फिन अपने लिए रो रहा होता है तो इसी के साथ आपका टूर्नामेंट शुरू होता है। सभी को अलग अलग जगह फेंक दिया गया है। जो पहले की को लेकर आएगा वो फर्स्ट राउंड विन कर लेगा। एक स्टूडेंट डिटरमिनेंट पर मैजिक से हमला करता है पर उस पर मैजिक का असर नहीं होता, वो स्टूडेंट हार जाता है। अनाउंसर कहती है सॉरी मैं आपको बताना भूल गई, डिटरमिनेंट पर मैजिक का कोई असर नहीं होता, इसीलिए आपको उनसे बच कर रहना होगा। अब टोटल 11 स्टूडेंट बचे हैं। लांस कहता है ये कैसा बकवास टेस्ट है जिसमें की का कोई हिंट भी नहीं दिया गया है, वो कहाँ हो सकती है। बुरा ना माने, इस राउंड का ये मकसद है जब भी आपके सामने आपसे ज्यादा ताकतवर ओपोनेंट हो तो उस टाइम आपको पीछे हट जाना चाहिए। वो आपकी कायरता नहीं है, वो आपकी समझदारी फैसला है। इसीलिए इन डिटरमिनेंट को मैजिक से बनाया गया है जिन पर मैजिक काम नहीं करता। पूरा क्राउड बातें करने लगता है। पिछले साल रेन था जो सबसे ज्यादा ताकतवर था, इस बार सब नले हैं, कोई मजा नहीं आ रहा इस टूर्नामेंट में। तभी मैच डिटरमिनेंट को एक जोरदार पंच मारता है, अपना पेट पकड़कर बैठ जाता है। ये क्या, इसने इसे एक पंच में ढेर कर दिया? ये टेस्ट तो ना हुआ, इन्हें सिर्फ इनसे बचना था जब इनके सामने ताकतवर ओपोनेंट हो। अनाउंसर बताती है ये जिंदा जानवर नहीं है तो इनकी चोट उसी टाइम ठीक हो जाती है। अब मुझे लगता है भागना ही पड़ेगा। भागते हुए मैच छोटा सा हो जाता है। एक स्टूडेंट ने ये सब किया होता है, मैच को दोबारा ठीक कर देता है। तुम्हारा थैंक्स मुझे बचाने के लिए, हालांकि ये एक एग्जाम है। थैंक्स किस बात का यार, हम दोनों टीम मेंबर हैं तो इसलिए हम दोनों मिलकर की को ढूंढेंगे। ये क्या, तुमने तो अपना रंग दिखा दिया। चलो फिर भी तुमने मेरी जान बचाई है, हमें डिटरमिनेंट के पीछे जाना होगा। ये जरूर जिस जगह की हिफाजत कर रहे हैं की भी वही होगी। फिन की साइड देखते हैं जो बहुत डरा होता है। मैच डिटरमिनेंट का पीछा करते हैं, उन्हें की बैलून मिल जाता है। ये बैलून तो कुछ ज्यादा ही बड़ा है। मैच हवा भरने के लिए जैसे ही नीचे ब्लोर को टच करता है बहुत ऊंचा अलार्म बजने लगता है। डिटरमिनेंट इनके पीछे लग जाता है। अबे मरवाओगे? कोई बात नहीं, हमने उसे चेक तो कर लिया, हम मैजिक का भी यूज नहीं कर सकते। मेरा मैजिक सिर्फ साइज को कम और बड़ा करता है। इस बार मैच बैलून का ब्लोर तोड़ देता है, फिर भी की नीचे नहीं आती। तभी मैच को आइडिया आता है। मैक्स अपने मैजिक से बैलून का साइज बड़ा कर देता है। सब लोग हैरान होते हैं, आखिर ये बेवकूफ क्या कर रहे हैं। अनाउंसर बताती है बैलून के अंदर भी नहीं जा सकते, बैलून को टच करने पर भी अलार्म बजने लगता है। लेकिन मैच ब्रेक डांस की पोजीशन ले लेता है। अरे नहीं, ऐसा करना तो नामुमकिन है। मैच अपना ब्रेक डांस शुरू करता है, बैलून में हवा भरने लगती है। ये लड़का तो चलती फिरती मौत है, बैलून को फाड़ने में कामयाब हो जाता है। दूसरी तरफ लांस बड़े आराम से ग्रेविटी मैजिक से की ले लेता है। इसी तरह बाकी स्टूडेंट भी की ले लेते हैं। फिन अभी भी डरा होता है, तभी उसके पास बैरेट आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? चलो आओ, मैं की लेने में तुम्हारी मदद करता हूँ। मैच अपनी की मैक्स को दे देता है। नहीं यार, ये मैं नहीं ले सकता, तुम्हारा नेचर देखकर मैं बहुत खुश हुआ। सच में तुम एक अच्छे इंसान हो। वैसे भी मैं रेन का जूनियर स्टूडेंट हूँ। अच्छा, इसलिए तुम ये नहीं ले रहे। अब तुम जाओ, टाइम बहुत कम है, मैं तब तक अपने लिए की ढूंढ लूंगा। अब मुझे पता चल गया है कि कैसे निकालनी है। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, अब मैं चलता हूँ। मैच के जाने के बाद लू यंग वहाँ आ जाता है। स्टेडियम में देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट की लेकर आ जाते हैं। मैच भी वहाँ आ जाता है। मैच, हम भी यहाँ हैं। फिन की भी की मुझे ही लेनी पड़ी। लांस कहता है सोचा नहीं था तुम्हें भी की मिल जाएगी मैजिक के बिना। ऐसी बात नहीं है, एक स्टूडेंट ने मेरी मदद की है। तभी आखिर में एक डोर ओपन होता है। मैक्स काफी इंजर्ड होता है, आते ही नीचे गिर जाता है। पीछे से लू यंग आ जाता है। मैक्स के सर पर पैर रखकर कहता है कमजोर लोगों से मुझे सख्त नफरत है। अब बहुत सुन लिया, अब दोबारा उसे कुछ किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ओहो, अब तुम मेरे साथ दुश्मनी करना चाहते हो। एक लड़की से टॉवल और पानी लाकर देती है। ये कोई खड़पेंच लगता है। पानी का गिलास लेकर मैच के फेस पर फेंक देता है, लेकिन मैच पानी से प्रोटीन शेक बनाने लगता है। सॉरी यार, 3 बजे मेरा मसल ड्रिंक का टाइम होता है। वैसे तुम खुद को बहुत ज्यादा ताकतवर समझते हो। सच कहूँ तो आज तक मुझे खुद से ज्यादा ताकतवर कभी मिला ही नहीं। लू यंग ये बात सुनकर काफी हैरान हो जाता है। अनाउंसर दोनों को रोक देती है। तुम्हें मौका दिया जाएगा आपस में फाइट करने का, लेकिन दूसरा राउंड में भी तैयार हो जाओ। इस राउंड में तुम सबकी 3-3 मेंबर की टीम बनाई जाएगी। इस राउंड का नाम दी लाइफ क्रिस्टल है, मतलब कि ये एक टीम बैटल है। जो टीम दूसरी टीम के सारे क्रिस्टल तोड़ेगी वो ये टूर्नामेंट विन कर लेगी। सभी को अपने अपने क्रिस्टल दिए जाते हैं। फिन कहता है चलो कोई नहीं, हमारे पास भी 3 क्रिस्टल हैं। तभी मैच अपना क्रिस्टल वहीं तोड़ देता है, हाथ फिसल गया। बैरेट का भी टूट जाता है। यार ये बहुत चिकना था। अरे यार, अब हम क्या करेंगे, सिर्फ मेरे पास ही क्रिस्टल रह गया है। अभी तक राउंड शुरू भी नहीं हुआ। दूसरी टीम में लांस है। फिन तुम टेंशन न लो, हम दोनों मिलकर तुम्हारे क्रिस्टल की हिफाजत करेंगे और बाकी सबके क्रिस्टल तोड़ देंगे। वैसे ये बात भी ठीक है। चलें, आपका राउंड स्टार्ट होता है। स्टेज चेंज किया जाता है। तभी हम देखते हैं हर किसी को अलग अलग जगह टेलीपोर्ट कर दिया जाता है। फिन की साइड देखते हैं, ये क्या, ये तो टीम बैटल था ना, फिर हम सब अलग अलग क्यों हैं? अब मैं क्या करूंगा?
गाइस मैं आपको थोड़ा वांड का बता देता हूँ। इस वर्ल्ड में 13 वांड ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। उनकी अपनी स्पिरिट होती है जिन्हें मास्टर केम कहा जाता है। इन वांड में से एक वांड लू यंग के पास होती है। ये तो गड़बड़ होगी, जल्दी से फिन को ढूंढना होगा। फिन की साइड देखते हैं। अब मेरे पास ही क्रिस्टल रह गया है, मुझे इसे बचाना होगा। थोड़ा आगे आता है, लू यंग एक स्टूडेंट को बेरहमी से मार रहा होता है। प्लीज मुझे जाने दो, मैं हार मानता हूँ। ऐसे कैसे जाने दूं? तो जैसे कमजोर लोगों को जब भी मैं देखता हूँ मेरा खून खोलने लगता है। मुझे आराम से यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये बहुत खतरनाक है। लू यंग क्रिस्टल तोड़कर वहाँ से जाने लगता है। मुझे दीवार बनना होगा, अगर कोई भी आवाज की तो गड़बड़ हो जाएगी। शुक्र है वो चला गया। क्या कहा? तुम्हें क्या लगा तुम बच जाओगे? प्लीज मुझे जाने दो, मैं सारी जिंदगी तुम्हारी सेवा करूंगा, मुझे जाने दो। तुम एक नालायक हो जो डिवाइन विजनरी टूर्नामेंट तक पहुंच गया है। तो जैसे कमजोर लोग यहाँ तक आ सकते हैं तो फिर मेरे यहाँ आने का क्या फायदा? अब आराम से वो क्रिस्टल मुझे दे दो। फिन मन में कहता है ये मैच का फ्यूचर है, कोई आम क्रिस्टल नहीं, मुझे भागना होगा। लेकिन लू यंग बड़े आराम से इंजर्ड कर देता है। ये कैसा मैजिक है? तुम खुद का कोई 30 मारखा समझता है, यहाँ से भाग जाएगा। अब भी एक मौका देता हूँ, ये क्रिस्टल खुद तोड़ दे, आराम से हार मान लो। दूसरी तरफ मैश काफी स्पीड से फिन को ढूंढ रहा होता है। माइक्रोन की साइड देखते हैं जो आराम से चल रहा होता है। मुझे यहाँ 3 बेहतरीन ओपोनेंट मिले हैं। पहला मैश, दूसरा ग्रैम और तीसरा वो लू यंग जो मेरे लिए खतरा भी हो सकता है। उसकी वांड काफी ज्यादा पावरफुल है, मुझे लगता है वो भी मैश को मारने आया है। फिन को देखते हैं, मुझे किसी तरह से चकमा देकर यहाँ से भागना होगा। कैंगरेस, लू यंग ऊपर देखता है, इसी मौके का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है। कहाँ तक भागेगा? लू यंग फिन के पीछे आने लगता है। फिन अपनी मैजिक से उसकी जगह चेंज कर देता है जहाँ वो पहले स्टूडेंट को मार रहा था। अब मुझे जल्दी से मैच को ढूंढना होगा। लेकिन तभी फिन का पैर इंजर्ड हो जाता है। तुम्हें क्या लगा तुम भाग जाओगे? अब बहुत हो गया मजाक, अब मैं अपने तरीके से लूंगा। अपने बॉडी पर वार करने लगता है लेकिन फिन जख्मी हो रहा होता है। तुम चाहे जो मर्जी कर लो, मैं ये नहीं दूंगा। स्टेडियम में भी स्टूडेंट कहते हैं ये राउंड तो बहुत खतरनाक बन गया है। मैं कमजोर हूँ, मैं ये बात मानता हूँ, लेकिन मैं अपने दोस्त को धोखा कभी नहीं दूंगा। लगता है तुम ऐसे नहीं मानोगी, इसका मतलब तुम्हें खत्म करना पड़ेगा। अपनी गर्दन पर खंजर रख लेता है। स्टेडियम में एकदम सन्नाटा छा जाता है। ऐसे तो ये मर जाएगा, ये तो गलत है, तुम उसे मार दोगे। तभी वहाँ मैश आ जाता है। आते ही लू यंग को दीवार में घुसा देता है। फिन, तुम्हारा शुक्रिया मेरे लिए इतना सब कुछ करने के लिए, अब आगे मुझ पर छोड़ दो। ये क्या, ये खून कहाँ से आ रहा है? लू यंग वापस खड़ा हो जाता है। वो दरअसल बात ये है, मैंने अपनी जिंदगी में कभी दर्द महसूस नहीं किया। अब बस करो अपनी बकवास। मैच के वार उल्टा उस पर ही असर करता है। अच्छा चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ, तुम जितनी बार मुझे मारोगे उतना दर्द तुम्हें भी होगा, लेकिन मुझे कोई दर्द महसूस नहीं होता। ये भी इस वांड की एक वजह से है। सिंपल देख लो, अब तुम्हें समझ आ गया होगा। सच में ये वांड बहुत ताकतवर है। जरूर इसमें कोई तो खास बात होगी, इसीलिए इस वांड ने इसे चुना है। मैच, सच बताऊं तो मेरी बहुत ख्वाहिश है मैं भी दर्द महसूस करूं, लेकिन तुम में इतना दम नहीं है तुम ऐसा कर पाओ। चलो अब गेम शुरू करते हैं। मैच को काफी जगह से जख्मी कर देता है। मैच जो भी वार करता है उल्टा मैच को ही झेलना पड़ रहा होता है। अब मैच हार मान जाओ, तुम्हें पता है तुम मुझसे नहीं जीत सकते, इतनी मेहनत करने का फायदा नहीं है। अब फिन को बुरा भला कहने लगता है, तुम एक कचरा हो, हर कोई तुम्हें बचाता है लेकिन तुम किसी की हिफाजत नहीं कर सकते, हालांकि अपनी भी हिफाजत नहीं कर सकते, तुम अपनों पर एक बोझ हो। फिन ये सुनकर नर्वस हो जाता है। तुम जो कुछ बोल रहे हो वो सही है, लेकिन हर किसी को अपनी जगह मालूम होनी चाहिए, यही हमें पहले राउंड में सिखाया गया है। और फिन अपने डर का बहुत अच्छी तरीके से सामना किया है। अगर कोई भी फिन का मजाक उड़ाएगा या उसे चोट पहुंचाएगा वो मेरा दुश्मन होगा। अब तैयार हो जाओ। मैच इस बार लगातार पंच पे पंच मारता है। मुझे पहले ही पता था पर इसका भी कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन मैच दोबारा अपनी पंच की स्पीड बढ़ा देता है। मूर्ति में दरार आने लगती है। ये क्या, कहीं ये बात सच तो नहीं? मूर्ति की बर्दाश्त करने की भी एक लिमिट है। तभी मूर्ति जाग जाती है। अब तुम्हें समझ आ गया होगा मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। अब तुम बर्दाश्त कर लोगे मेरे हमलों को, जैसे फिन ने तुम्हारे बर्दाश्त की थी। तभी मूर्ति एक डीमन में ट्रांसफॉर्म हो जाती है। इंजेक्शन से मैच पर हमला कर देती है। मैच हर एक अटैक को डोज कर रहा होता है। अब क्या हो गया, कहाँ गई तुम्हारी अकड़? मैच को 7 इंजर्ड भी कर रहा होता है। मानना पड़ेगा तुम्हारी बॉडी किसी डीमन से कम नहीं है। मेरे इतने वार बर्दाश्त कर रहे हो, मुझे यकीन नहीं हो रहा है कोई ऐसा लड़का भी हमारे वर्ल्ड में है। अब तुम्हारा हो गया तो मेरी बारी। मैच वही वांड निकाल लेता है। ये एक आयरन वांड होती है। मैच बड़े आराम से वांड को लंबा कर देता है, साथ ही उसका रैकेट बनाने लगता है। देखते ही देखते मैच एक रैकेट बना देता है और एक लोहे की बाल भी बना लेता है। सीधा मूर्ति के हेड पर वार करता है। मूर्ति भी आगे से हमला करने लगती है। मैच हर एक हमले को डोज कर रहा होता है, साथ ही हेड पर वार भी कर रहा होता है। आहिस्ता आहिस्ता मैच की स्पीड काफी तेज हो जाती है। मैच एक ही जगह पर बार बार वार कर रहा होता है। स्टेडियम में भी सभी हैरान हो जाते हैं। मैच तो बैडमिंटन खेल रहा है। मूर्ति अपनी लिमिट पर आ जाती है, वहीं डिस्ट्रॉय हो जाती है। ये नहीं हो सकता, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। अब मैं तुम्हें दर्द महसूस करवाऊंगा। मैच दोनों हाथ को जोड़कर रॉकेट उसके सर में मार देता है। मुझे नहीं लगता अब ये जिंदा भी बचे। स्टेडियम में सभी खुश हो जाते हैं। मैच ने एक मास्टर केम वांड वाले को हरा दिया। दूसरी तरफ माइक्रोन बड़े आराम से लू यंग के मेंबर को हरा देता है।
अब नेक्स्ट राउंड में मैश और माइक्रोन की टीम होती है। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा छा जाता है। अब यहाँ असल बैटल स्टार्ट होगी। माइक्रोन ने पिछले साल रेन को काफी अच्छी टक्कर दी थी। मैश भी समझ जाता है ये ओपोनेंट काफी टफ होने वाला है। चलो नेक्स्ट राउंड में मिलते हैं। मैश, अब यहाँ से डिसाइड होगा तुम कितने काबिल हो। कार्लो कहता है आपको क्या लगता है मैश माइक्रोन के सामने टिक पाएगा? वो एक डिवाइन विजनरी जितना पावरफुल है। जहाँ तक मेरा तजुर्बा है डिवाइन विजनरी माइक्रोन को ही बनना चाहिए। मैं उसकी काबिलियत देख सकता हूँ। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है आपको मैश में कौन सी बात नजर आ रही है जो मुझे नजर नहीं आ रही। इन दोनों की ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। इस पर वालबर कोई आंसर नहीं देता। अगले सीन में कार्लो मैश के पास आ जाता है क्योंकि अभी इनके ब्रेक टाइम है। अभी अगला राउंड स्टार्ट होने में काफी टाइम है। चलो आओ तब तक गेम खेलते हैं। मुझे आराम करना है, मैं नहीं खेलूंगा। अच्छा एक बात बता दूं, मैं ही डिवाइन विजनरी का सिलेक्शन करता हूँ। मैं तैयार हूँ। अच्छा चलो ठीक है, इसके बदले में तुम्हें भी कुछ मिलना चाहिए। अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं पहले ही तुम्हें अगले राउंड में पास कर दूंगा। लेकिन इस गेम का एक रूल है, जिसने किसी का वार देखा वो हार जाएगा। ठीक है मैं तैयार हूँ, चलो इसे खेलते हैं। दोनों अपनी पोजीशन ले लेते हैं। कार्लो मैश के गिर्द एक सर्कल बना देता है। मैंने रूल चेंज कर दिया है। मैं अपनी फिंगर की डायरेक्शन की साइड से हमला करूंगा तो मैं बिना उस साइड देखे हमले को डोज करना है, वो भी सर्कल से बिना बाहर आए। पहले हमला करता है मैश, बड़े आराम से डोज कर लेता है। दूसरा हमला करता है मैश, अपने हाथों से हमले की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तीसरा हमला ब्लैक स्वॉर्ड से करता है जो डार्क मैजिक से लपटी होती है। मैश पर काफी बार वार करता है पर मैश बड़े आराम से हर एक वार को डोज कर लेता है। लेकिन लास्ट वार तीनों साइड से करता है। मैश अपने पांव सर्कल के बीच में घुसा देता है, पूरा सर्कल हवा में उखाड़ देता है। इसी तरह मैश लास्ट वार भी डोज कर लेता है। लेकिन तभी बीच में एक ओवल आ जाता है। मैश उस साइड देख लेता है। ओह नो, मैं हार गया। नहीं, ये मान लो ये मैच ड्रा हो गया है। ये बोलकर वहां से चला जाता है। मैच बताता है अगर वो रुकता नहीं मेरा काम तमाम हो जाता। अभी तक उसने अपनी मैजिक का भी यूज नहीं किया। आखिर ये मैच खुद को समझता क्या है? मेरी सवाड़ को अपने सर से रोक रहा था। इससे अपनी ताकत पर कुछ ज्यादा ही घमंड है। लेकिन ये अभी हमारे लेवल का नहीं है। कुछ टाइम के बाद लास्ट राउंड शुरू हो जाता है। इस राउंड का एक ही रूल है, जब तक अगला ओपोनेंट बेहोश नहीं हो जाता या हार नहीं मान लेता तब तक ये राउंड खत्म नहीं होगा। दोनों टीम का एक एक मेंबर फाइट करने के लिए आता है। मतलब मैश और माइक्रोन के बीच फाइट होगी। दोनों एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। माइक्रोन अपनी पावर अनलिश करता है। पूरे स्टेडियम में अजीब तरह की पावर फैल जाती है। कमजोर लोगों को सांस लेने में मुश्किल हो रही होती है। लांस समझ जाता है इसकी ताकत एक डिवाइन विजनरी के बराबर है। पहला हमला क्राउन फेयर बॉल से करता है। ये मामूली सा फायर बॉल मैश को पीछे धकेलने लगता है। मैश सीधा दीवार से टकरा जाता है। इतनी जल्दी ये खेल खत्म नहीं हो सकता, अभी तो मजा भी नहीं आया। लेकिन मैश वहाँ होता ही नहीं। अगले ही पल मैश माइक्रोन को पीछे से पकड़ लेता है। वही ब्रोक लेसनर टेक्निक का यूज करता है। स्टेडियम में एक जोरदार ब्लास्ट होता है। सभी कहने लगते हैं ये क्या माइक्रोन एक ही वार में ढेर हो गया। लेकिन तभी माइक्रोन को देखते हैं जिसे एक क्रोच भी नहीं आई होती। बैरेट पूछता है पहला हमला मैच ने डोज कैसे किया? असल में मैच खुद पीछे भाग रहा था, उसने अपनी कोई और चाल बनाई थी। सीन शिफ्ट होता है, इनोसेंट जीनो को देखते हैं। मैच तुम्हें लेने के लिए मैं खुद आ रहा हूँ। कार्लो समझ गया था क्राउन ने जमीन से टकराने से पहले एक साउंड कुशन बना लिया था। मैच क्राउन के हर एक हमले से भाग रहा होता है। मौका मिलने पर जैसे ही क्राउन पर अटैक करने वाला होता है अपनी क्रीम पफ की वजह से रुक जाता है। अरे मैच, मुझे लग रहा है तुम कुछ तो छुपा रहे हो। अब जल्दी से इसे बाहर रख दो ताकि हम दोनों अपनी फुल ताकत का इस्तेमाल कर सकें। मैश अपना क्रीम पफ बाहर रख देता है। अब तुम बहाने बना रहे हो। मैश की ये बात सुनकर पूरा क्राउड खुशी से चीखने लगता है। अब ये मुकाबला बराबरी का होगा। लांस मन में कहता है ये अभी भी एक दूसरे को परख रहे हैं। दोनों ने अभी अपनी फुल पावर का इस्तेमाल नहीं किया है। चलो मैच, इस खेल का थोड़ा मजा लिया जाए। अपने पियानो मैजिक से एक बहुत बड़ा पंच बना देता है। मैच जैसे ही इसे रोकने की कोशिश करता है लेकिन ये साउंड होता है। मैच के कानों से खून निकलने लगता है। तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ हो मैच, भला साउंड को तुम कैसे पंच मार सकते हो? तुम अपनी फिक्र करो। मैच पर साउंड पंच भारी पड़ने लगता है। मैच पीछे धकेला जा रहा होता है, साथ ही मैच के मुंह और कानों से खून निकलने लगता है। मैच के इर्द गिर्द बहुत सारे बाजे बना देता है। अब फिनाले शुरू करते हैं। पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। फिनाले शुरू हो जाता है। एक बहुत बड़ा साउंड का ब्लास्ट होता है। पूरा स्टेडियम हिल जाता है। स्टेडियम में हर कोई बातें करने लगता है। इसके मैजिक में तो जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन टक्कर उसने काफी अच्छी दी है। बायगिन भी मन में काफी खुश होता है। क्राउन तो काफी कमाल का है। ग्राउंड से स्मोक हटती है। मैच वहाँ होता ही नहीं। मैच क्राउन को पैर से पकड़कर जमीन में गाड़ देता है। बड़े आराम से खुद बाहर आ जाता है। मैच को उस हमले से एक खरोच भी नहीं आई होती। असल में मैच हमले से पहले ही जमीन के अंदर चला गया था, क्योंकि साउंड जमीन के अंदर नहीं जा सकती। साउंड एयर में ज्यादा फ्लो करती है, न कि जमीन में। मैच उसके फेस पर एक जोरदार लात मारता है। क्राउन जमीन से बाहर निकल आता है। मैच मौका देखते ही क्राउन के ऊपर आ जाता है। पंचेस की बरसात करने लगता है। रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता। ये क्या कर रहा है? उसका फेस की शेप
खराब करने पर तुला है। कार्डो मन में कहता है मैश बहुत तेज है, उसे पता है माइक्रोन कोई आम ओपोनेंट नहीं है। क्राउन दोबारा खड़ा हो जाता है, अब मैं तुम्हें हल्के में नहीं लूंगा। साउंड मेटाबोलाइज स्पेल एक्टिव करता है जिसका ऑरा काफी खतरनाक होता है। माइक्रोन एक बच्चे में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दूसरी तरफ कैसी रियो को बताती है इनोसेंट जीनो हमारी तरफ आ रहा है, इसका मतलब काम बहुत खराब होने वाला है। वापस स्टेडियम की तरफ देखते हैं, सभी क्राउन को देखकर हैरान होते हैं, ये तो एक बच्चा है। क्राउन का असल चेहरा यही होता है। चलो मैश, अब मैं तुम्हें अपनी असल ताकत दिखाता हूँ। अब मेरी स्पीड साउंड जैसी हो गई है, मतलब मैं खुद ही एक साउंड बन गया हूँ। पलके झपकाते ही एक जोरदार लात मैश के फेस पर मार देता है। ये क्या, तुम्हारी ताकत तो मेरे बराबर हो गई है। ये बात सच नहीं है, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ। नजर नहीं आ रहा? मैश काफी बार मारने की कोशिश करता है लेकिन क्राउन से काफी स्लो होता है। क्राउन मैश पर भारी पड़ने लगता है लेकिन इस बार क्राउन अटैक करता है। मैश बड़े आराम से डोज कर लेता है। ये तुमने कैसे किया है? पर इसका कोई फायदा नहीं है। जैसे ही दोबारा चुटकी बजाता है, इस बार उसके हाथ पर सॉस लगा होता है। मैश उसे जमीन पर पटक देता है। मान गया मैश, तुम काफी ताकतवर हो। तुमने मुझे अपना सीक्रेट स्पेल यूज करने पर मजबूर कर दिया है। साउंड सेकंड। इस स्पेल का ऑरा ही काफी खतरनाक होता है। सभी स्टूडेंट इसे ही देख रहे होते हैं। एक बहुत ही बड़ी घंटी बन जाती है। घंटी नहीं, ये तो घंटा है। मैश इसे डेथ घंटा कहते हैं। इसका टाइमर सिर्फ 1 मिनट है। अगर ये एक बार बच गया तो वहीं पर मर जाओगे। इसकी रेंज 2 किलोमीटर है। अगर तुम्हें इसे रोकना है तो मेरी वांड मुझसे दूर करनी होगी, लेकिन उसके लिए तुम्हें साउंड से भी ज्यादा तेज होना पड़ेगा। दोनों के बीच में पकड़न पकड़ी शुरू हो जाती है, लेकिन मैश को पकड़ने में काफी दिक्कत होने लगती है। क्राउन काफी ज्यादा तेज होता है। मैश, तुम्हारे पास 20 सेकंड रह गए हैं। मैश लास्ट सेकंड में आधे ग्राउंड को उखाड़ देता है जिससे उसके भागने की जगह कम हो जाती है, लेकिन क्राउन अपनी पूरी कोशिश करता है बचने की। एंड टाइम पर मैश की फिंगर उसके कोट पर पड़ जाती है। ये क्या, इसकी फिंगर में इतनी ताकत है? वांड को लेकर उसी टाइम तोड़ देता है। स्पेल वहीं डिस्पेल हो जाता है। मानना पड़ेगा मैश, तुम काफी टफ हो। बिना मैजिक के मुझे हरा दिया। मैं अपनी हार मानता हूँ। पूरा क्राउड काफी खुश हो जाता है। मैश ने ये राउंड विन कर लिया है। तभी सभी पर प्रेशर पड़ने लगता है। स्पेस पोर्टल ओपन होता है। बहुत ही खतरनाक एंट्री करता है इनोसेंट जीनो। यार सच में काफी कमाल की इसकी एंट्री होती है। अपनी एक फिंगर से टाइम को रोक देता है। सभी स्टूडेंट और यहाँ तक के मागिया वेंडर भी फ्रीज हो जाते हैं। इसकी पावर से ही अंदाजा लगा लो ये कितना खतरनाक है। ओहो मैश, कितने सालों बाद हम मिल रहे हैं। तुम कितने बड़े हो गए हो मेरे बेटे। अब मैं तुम्हें अपने अंदर ऑब्जर्व कर लूंगा। मैं ऐसा हरगिज नहीं करने दूंगा तुम्हें। सिर्फ एक वालबर्ग होता है जिस पर इनोसेंट जीनो को मैजिक का असर नहीं करता, क्योंकि वालबर्ग भी काफी ज्यादा ताकतवर होता है। मैश मेरा बेटा है वालबर्ग, तुम मुझे नहीं रोक सकते। इससे मैं साथ लेके जाऊंगा। नहीं, मैश अभी मेरी एकेडमी का स्टूडेंट है। उसकी मर्जी के बगैर उसे कोई नहीं यहाँ से लेके जा सकता। इनोसेंट जीनो का एक चमचा हमला करने की सोचता है। वालबर्ग उसे अपनी मैजिक की ग्रेविटी से ही तारे दिखा देता है। वालबर्ग, क्यों मेरे बंदों को डरा रहे हो? अगर तुमने जंग करने का तय कर लिया है तो ठीक है। वालबर्ग भी 999 मैजिक यूजर होता है, लेकिन इनकी पावर काफी ज्यादा ताकतवर होती है। अपनी वांड बाहर निकाल लेता है। वालबर्ग के पास स्पेस को कंट्रोल करने का मैजिक होता है। इनोसेंट जीनो भी 999 यूजर होता है। दोनों अपनी पावर्स को एक्टिवेट कर लेते हैं। इनोसेंट जीनो के पास टाइम कंट्रोल मैजिक होता है। वालबर्ग की वांड का नाम यूरेनस होता है और इनोसेंट जीनो की वांड का नाम क्रोनोस होता है। जीनो फुल तैयारी के साथ आया होता है। मॉन्स्टर की सेना को समन कर देता है। वालबर्ग अपने मैजिक से मैन बंदों को अनफ्रीज कर देता है। सभी डीमन का सामना करो। जीनो को मैं खुद हैंडल करूंगा। मैं बाद में बता दूंगा आखिर ये सब क्या हो रहा है। अब काम पे लग जाओ। सभी मिलकर डीमन के साथ फाइट करने लगते हैं। इसमें मैश, लांस और बैरेड होते हैं। साथ क्राउन भी होता है और 2 मागिया वेंडर भी होते हैं। ये बड़े आराम से डीमन को मार रहे होते हैं। ये एक डीमन भी डबल लाइन वाले मेजेस के बराबर है। वालबर्ग जीनो को अपने साथ लेकर आसमान में चला जाता है। चलो हम दोनों यहाँ पर फाइट करते हैं। हमें जल्दी से कौंसल की मदद लेनी होगी। ये डीमन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे हैं। लेकिन मैश को कोई डीमन कुछ नहीं कह रहा है। लेकिन तभी सिल्वा एक काफी पावरफुल स्पेल एक्टिव कर देता है जो पूरा स्टेडियम के स्टूडेंट को निशाना बनाने के लिए होता है। एक झटके में सभी को खत्म करना चाहता है। मैश, तुम सिल्वा को हैंडल करो। वो जीनो का मेन मेंबर है। तुम ही सिर्फ उसे हरा सकते हो। ठीक है, मैं उसकी तरफ जा रहा हूँ। मैश टावर के पास आ जाता है। अपनी ताकत से टावर को बड़े आराम से नीचे गिरा देता है, लेकिन वो डायमंड स्पेल नीचे नहीं आता। मैश, तुम्हें मुझे हराना होगा, तभी ये स्पेल रुकेगा। दूसरी तरफ सभी अपनी जान की बाजी लगा रहे होते हैं डीमन को खत्म करने के लिए, लेकिन डीमन खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। रियो और काइसी भी स्टेडियम की तरफ आ रहे होते हैं। रियो सर, आखिर जीनो और वालबर्ग है कौन?
इनका आपस में कोई रिश्ता है? हाँ काइसी, जादूगरों के राजा एडम थे, उसी ने ये मागिया वेंडर के रूल और बाकी सब किया था। तुम ये समझ लो मैजिक उसी से शुरू हुआ था। वो एक डार्क मैजिक यूजर थे। ये दोनों उनके सबसे खास स्टूडेंट थे। अगर वालबर्ग हार गए तो हमारे लिए बहुत दिक्कत होगी। वालबर्ग और जीनो की साइड देखते हैं। चलो मैं तुम्हें अपने फेस दिखाता हूँ। मेरा पुराने दोस्त जीनो का कोई फेस ही नहीं होता। ये देखकर वालबर्ग हैरान हो जाता है। अरे ऐसा मुंह तो ना बनाओ। अच्छा चलो अब कैसा है? तुम तो एक डीमन बन गए हो। वालबर्ग आज मैं तुम्हें जान से मार कर रहूंगा। टाइम जोन एक्टिवेट। टाइम वापस पीछे जाने लगता है। एक स्पेस से ताबूत बाहर आ जाता है। ये नहीं हो सकता, ये मैजिक तो एडम सर का है। दूसरी तरफ सिल्वा और मैश के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। आज मैं तुम्हारी हड्डी पसली तोड़कर रख दूंगा। कार्बो रेन। मैश रेन पर भागने लगता है। ये क्या कर रहा है? ऐसे तो ये मेरे नजदीक आ जाएगा। कार्बो हैवी रेन। ये भी काम नहीं आता। मैश एक जोरदार पंच मार देता है। सिल्वा खून की उल्टियां करने लगता है। ये तुमने कैसे किया? मेरे सामने एक इस पर 2 बार यूज करना बेवकूफी है। वालबर्ग की साइड देखते हैं जो काफी हैरान होता है अपने मास्टर की बॉडी को देखकर। वालबर्ग देखो मैंने हमारे मास्टर की बॉडी कितनी संभाल के रखी है। उनकी पावर भी ले ली है। हाय वालबर्ग, अब तुम्हारा मुकाबला मुझसे होगा। मुझे तुम माइनस नाम से बुला सकते हो। तुम लोग मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो अपनी असल ताकत दिखाने पर? चलो अब इसे संभालो। ये तो काफी खतरनाक है। ये मैजिक तो मास्टर का है। हाँ वालबर्ग, मैं उनका दिमाग तो जिंदा नहीं कर पाया, लेकिन मैंने उनकी बॉडी को दोबारा यंग कर दिया है। जिस टाइम में वो बहुत ताकतवर हुआ करते थे। पर वालबर्ग बड़े आराम से डार्क मैजिक को काट देता है। ऐसा नहीं हो सकता, तुम अपने मास्टर से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकते। ये उनका डार्क मैजिक है। अब इसे संभालो। स्नेक अटैक। वालबर्ग को स्नेक घेर लेते हैं। उसके आसपास डार्क मैजिक फैल जाता है। अब तुम नहीं बच पाओगे। ये डार्क मैजिक हर एक मैजिक को बेअसर कर सकता है, लेकिन बच्चे ये मुझ पर काम नहीं करेगा। मैं स्पेस को काट सकता हूँ। ये पूरी जगह मेरे कंट्रोल में है। तुम भी इसका नमूना देख लो। ये नहीं हो सकता, मेरा दूसरा बाजू कहाँ गया है? ऐसा नहीं हो सकता। टेंशन ना लो, मैंने तुम्हारे उस पार्ट को स्पेस में भेज दिया है। तुम डार्क मैजिक को कैसे काट सकते हो? ये अपने टाइम में सबसे ताकतवर जादूगर थे। मैं मानता हूँ मास्टर अपने टाइम में काफी ज्यादा ताकतवर हुआ करते थे, लेकिन ये प्रेजेंट है और यहाँ सबसे ताकतवर मैं हूँ, मास्टर नहीं। अच्छा ऐसी बात है, तो अब मैं दिखाता हूँ तुम इसे कैसे काट सकते हो। डार्क स्पाइरल बॉल। एक बहुत बड़ा डार्क मैजिक बॉल बन जाता है। ओहो बच्चे, अभी तक तुम्हें समझ नहीं आया। चलो अब मैं तुम्हें अपनी असल ताकत दिखाता हूँ। स्पेस मैनिपुलेटिन। एक स्पेस क्यूब बन जाता है, पूरा डार्क मैजिक को काट देता है, साथ ही माइनस को भी निगल जाता है। वालबर्ग अभी भी तुम नहीं बदले। जिद पर अड़े रहना तुम्हारी आदत है। चलो अब बड़ बंद करो, अगली बारी तुम्हारी है। नीचे स्टेडियम को देखते हैं जहाँ सभी के सभी फ्रीज होते हैं। लांस और बाकी सब अपनी पूरी कोशिश कर रहे होते हैं डीमंस को मारने के लिए। ये हमारी मैजिकल एनर्जी खत्म करने पर लगे हैं। इस दौरान मैच को देखते हैं। सिल्वा, मुझे बताओ तुम सब मेरे पीछे क्यों पड़े हो? अच्छा बता देता हूँ, बॉडी कंस्ट्रक्शन मैजिक का सुना है? ये एक डार्क स्पेल है जिसमें 6 खानदानों के बच्चे मिलकर एक दिल तैयार करते हैं जो कभी धड़कना बंद नहीं करता। तुम ये समझ लो तुम फादर की बॉडी का सबसे मेन हिस्सा हो, जिसके बिना उनकी बॉडी की कंस्ट्रक्शन पूरी नहीं होगी। अच्छा ये बात है, इसीलिए तुम सब मेरे पीछे पड़े हो। और तुम भी मेरे भाई हो? नहीं मैश, मैं तो एक कठपुतली हूँ जिसे फादर ने अपना मकसद पूरा करने के लिए बनाया है। अब मेरा दिमाग खराब हो रहा है। तुम कितने बेवकूफ हो जो अपने फादर की बात नहीं मान रहे। मैश एक जोरदार पंच मार देता है। अपना मुंह बांध रखो, ये लाइफ मेरी है और कोई भी इसे आसानी से नहीं ले सकता। आओ दिखाओ तुम्हारे अंदर कितना दम है। ये लड़का कोई आम तो नहीं है, जरूर इसमें कोई तो खास बात होगी। अब मुझे अपना फुल जोर लगाना होगा। अब आ भी जाओ। अच्छा ऐसी बात है, मैं समन करता हूँ हाइबस को। हर तरफ मैजिकल एनर्जी फ्लो करने लगती है। अब तुम देखोगे मेरी वांड का असली रूप। इसका ऑरा काफी खतरनाक होता है। हमें सिर्फ तुम्हारा दिल चाहिए, बाकी के हिस्से मैं अभी काट दूंगा। ये लो डायमंड डिस्क शुरू करो। मैश बड़ी मुश्किल से खुद को बचाता है। ये डिस्क तुम्हारा तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे जब तक ये तुम्हारी बॉडी को काट ना दें। पर मैश बड़े आराम से इनसे बच रहा होता है। अगर तुम यहाँ से भागे, मैं एकेडमी के हर एक स्टूडेंट को पल भर में मार दूंगा अपने डायमंड स्पेल से। अब तुम कहीं नहीं भाग सकते। मैश बिना कुछ कहे डिस्क के टच होते ही भाग जाता है। ये क्या इसे अपने दोस्तों की परवाह नहीं है या कुछ और बात है? तभी मैश इसके पीछे आ जाता है। तुम्हें क्या लगा मैं भाग जाऊंगा? पूरे एकेडमी का चक्कर लगा कर आया हूँ उन डिस्क से पीछा छुड़वाने के लिए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही, आखिर ये किस स्पीड से भागता है। अभी ये बिल्कुल मेरे पीछे खड़ा है। डिस्क आए तो मैं भी साथ कट जाऊं, लेकिन मैं अपनी बॉडी को डायमंड का कर सकता हूँ। तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो। अच्छा ऐसी बात है, तो अब बच कर दिखाओ।
मैश अपने ट्राइसेप से उसका गला दबाने लगता है। मुझे छोड़, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। सांस न लेने की वजह से इसका मैजिक खत्म हो जाता है, साथ ही ब्लैक डीमन स्पेल भी खत्म हो जाता है। पर मैश अभी भी नहीं रुकता, उसका गला दबाकर उसे मार देता है। अगर किसी ने मेरे दोस्तों को मारने की कोशिश की, मैं उन्हें अपने हाथों से मार दूंगा। रियो और काइसी को देखते हैं जो एकेडमी के काफी करीब पहुंच जाते हैं, लेकिन जैसे ही काइसी इनोसेंट जिनो के मैजिक की रेंज में आती है वहीं फ्रीज हो जाती है। ये क्या, लगता है यहाँ पर जिनो ने एक्सपेल किया है जिसने टाइम रोक के रखा है। फिलहाल मुझे कार्डलो और बाइगिन के पास जाना होगा। वाह, तुम दोनों ने तो इनका काम तमाम कर दिया है। डीमन की सेना को अकेले ही निपटा दिया? नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे साथ कुछ और स्टूडेंट भी थे। सच में ये काफी कमाल के हैं। वो मैश नमूना कहाँ है? उसने भी जिनो के खास मेंबर को हरा दिया है। वाह यार, आखिर ये है क्या चीज? इतने खतरनाक मेजिस को हराकर बड़े आराम से क्रीम पफ खा रहा है। पर रियो अभी भी वालबर्ग जिनो के साथ फाइट कर रहे हैं। उन्होंने टेलीपोर्टेशन स्पेल का यूज किया है ताकि यहाँ पर किसी स्टूडेंट को जिनो मार ना पाए। अच्छा, मैं उनकी तरफ जाता हूँ। मैं भी जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे पास सर्च मैजिक नहीं है। कोई बात नहीं, मैं उन्हें अपनी ताकत के बलबूते पर ढूंढूंगा। मैं जा रहा हूँ। सच में ये लड़का काफी ताकतवर है। अच्छा ठीक है, उसे छोड़ो, इस सिल्वा से पूछते हैं आखिर इनका मकसद क्या है। इसने भी कानून तोड़ा है तो इसे भी सजा मिलेगी। सीधा हमला कर देता है, पर सिल्वा के आसपास बैरियर बना होता है। तभी सिल्वा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है। ये क्या टेलीपोर्टेशन मैजिक? इसका मतलब अभी भी जिनो का एक मेंबर छुपा है, उसे हमें जल्दी से ढूंढना होगा। यही जिनो की मदद कर रहा है। रियो कहता है लेकिन वालबर्ग को मैं ही बचा सकता हूँ। इस वर्ल्ड का नेक्स्ट ताकतवर इंसान मैं ही हूँ। ये रियो खुद पर कुछ ज्यादा ही घमंड करता है। पर मुझे माफ करना वालबर्ग, मैं अभी आपकी मदद नहीं कर सकता। मुझे यकीन है आप जिनो को संभाल लेंगे। मैच की साइड देखते हैं जो काफी स्पीड से कहीं जा रहा होता है। दूसरी तरफ जिनो टाइम स्पेल से हमला कर देता है। वालबर्ग अपने आप को ही स्पेस में टेलीपोर्ट कर देता है। अब ये मुझे नहीं देख पाएगा, यही मौका है। स्पेस बाउंड स्पेल का यूज करता है, पर इसका कोई फायदा नहीं होता। जिनो उसके पीछे खड़ा होता है। ये क्या, तुमने खुद टाइम के साथ छेड़छाड़ की? अब मेरी बारी। टाइम रिज्यूम। वालबर्ग के बाजू पर एक वॉच बन जाती है। टाइम आगे जाने की वजह से इसकी आधी बॉडी सिकुड़ जाती है। सोचा नहीं था ये जिनो इतना ताकतवर हो जाएगा। अब तुम एक डीमन बन गए हो तो ऐसी बात है, मैं तुम्हारे टाइम रोकने वाले स्पेल की धज्जियां उड़ा दूंगा। स्पेस काट काट कर। वालबर्ग काफी बार स्पेस काटता जा रहा होता है, जिसकी वजह से इसकी सांस फूल जाती है। क्या हुआ वालबर्ग, तुम मुझे नहीं हरा सकते। तुम मैजिक में मुझसे बहुत पीछे रह गए हो। थोड़ा और दम लगाओ। ये नहीं हो सकता। चलो दोबारा टाइम रिज्यूम का यूज करते हैं। इस बार वालबर्ग का बाजू ही उड़ जाता है। अब हार मान भी जाओ, तुम्हें पता है तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। क्यों खुद को सेक्रीफाई करना चाहते हो? नहीं, इतनी जल्दी बिल्कुल नहीं। अभी मेरे पास एक सीक्रेट स्पेल बाकी है, उसका यूज किए बगैर तो बिल्कुल हार नहीं मानूंगा। स्पेसेस थॉट शुरू होता है। एक अलग ही डायमेंशन में दोनों पहुंच जाते हैं। मैं बुलाता हूँ यूरेनस को। गाइज, आप इस तरह समझ रहे हैं जैसे गोजो अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करता है ना, इसी तरह वालबर्ग ने भी किया है। तो तुमने यूरेनस को समन कर लिया है, जो तुम्हारी वार्न की स्पिरिट है। जिनो अपना स्पेल का यूज करता है, लेकिन यूरेनस उसे कहीं और टेलीपोर्ट कर देता है। ये मेरा डोमेन है, अब तुम नहीं बच पाओगे जिनो। चलो अब इसे खत्म करते हैं। यूरेनस ऑल डिलीट्स अपना स्पेल तैयार करने लगता है, लेकिन तभी जिनो यूरेनस और वालबर्ग दोनों को फ्रीज कर देता है टाइम स्टॉप स्पेल से। वालबर्ग, तुम्हारा मैजिक मेरे मैजिक के सामने कुछ भी नहीं है। अभी तक तुम ये समझ नहीं पाए, मैंने पूरे स्पेस को ही फ्रीज कर दिया है। अब मैं इसे खत्म करता हूँ। वालबर्ग को बड़े आराम से जख्मी कर देता है। अब तुम्हारा बचना नामुमकिन है। लेकिन तभी हम देखते हैं वालबर्ग का स्पेल डीएक्टिव नहीं हुआ था, वो अभी भी चल रहा होता है। तुम ये भूल गई हो जिनो, जब वांड की स्पिरिट जागती है वो तब तक नहीं रुकती जब तक वो अपने दुश्मन को मार न दे। ये स्पेल मैंने ऐसे ही टाइम के लिए बचा के रखा था। ऐसा नहीं हो सकता, ये सब बकवास है। तुम शुरू से ही इसी मौके का वेट कर रहे थे। जिनो भी ये देखकर हैरान हो जाता है। तुम मर जाओगे और मैं आराम से बच जाऊंगा। अब देखते हैं कौन कितना ताकतवर है। स्पेस जिनो और वालबर्ग दोनों को निकल जाता है। डोमेन भी बाहर से चमकने लगता है। इसकी इतनी ज्यादा तेज रोशनी होती है, सभी को दिखाई देती है। इस रोशनी की वजह से इन्हें पता चल जाता है वालबर्ग किस जगह पर है। लेकिन तभी डोमेन अचानक छोटा होने लगता है, वहीं डीएक्टिव हो जाता है। मतलब जिनो ने स्पेल पूरा होने से पहले ही टाइम को पीछे कर दिया था। वालबर्ग अपनी लिमिट पर आ जाता है। सामने देखता है, हैरान हो जाता है। जिनो बिल्कुल ठीक खड़ा होता है। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। टाइम जीरो रेन। वालबर्ग सभी को काटने की कोशिश करता है, लेकिन एक रेन लग जाती है। इसके हाथ से वांड नीचे गिर जाती है। वालबर्ग भी नीचे गिरने वाला होता है। जिनो उसे सर से पकड़ लेता है
अब समझ आ गया वालबर्ग, मैं तुमसे ज्यादा ताकतवर हूँ, अब इस खेल को खत्म करते हैं। वालबर्ग ये सुनकर रोने लगता है, ऐसा नहीं हो सकता, इतनी आसानी से ये वर्ल्ड खत्म नहीं हो सकता। तभी मैश एक जोरदार जीनो के फेस पर लात मार देता है। जीनो की फेस की हालत खराब हो जाती है। मास्टर अब मैं आ गया हूँ, आपने मुझसे एक सवाल पूछा था, जब मेरे सामने खुद से ज्यादा ताकतवर इंसान होगा तो मैं क्या करूंगा? तो सुने, मैं उसे इस दुनिया से उठा दूंगा। स्टेडियम में देखते हैं कार्लो, मुझे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा है। अचानक स्पेस मैजिक रिवर्स हो गया। मैं वालबर्ग के पास जा रहा हूँ, यहाँ की जिम्मेदारी अब तुम पर है, तुम बेफिक्र होकर जाओ, मैं यहाँ देख लूंगा। मुझे जल्दी उनके पास जाना होगा, इससे पहले कुछ बुरा हो जाए। जीनो दोबारा अपने फेस को रिकवर कर लेता है। मैश, तुम यहाँ क्यों आए हो? तुम्हें पता तो है ये तुम्हारे ही पीछे है। माफ करिएगा मास्टर, लेकिन मैं आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, वो भी ऐसी हालत में। क्या तुम मुझे अपने से कमजोर समझ रहे हो? मैश मेरे बच्चे, ये सुनकर दिल खुश हो गया, मुझे तुमसे ऐसी ही उम्मीद थी। अब चलो मेरे बच्चे, मेरे साथ घर चलो। फिर से वही कहानी, लगता है मुझे अपना ही तरीका अपनाना पड़ेगा। चलो वालबर्ग, तुम्हारा काम तो तमाम करूँ ना, मेरे पास डार्क मैजिक है और अब तुम्हारा मैजिक भी मेरा हो जाएगा। मैश वालबर्ग को डार्क मैजिक से बाहर निकाल लेता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुमने बहुत देर कर दी, अब ये मैजिक मेरा हुआ। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। चलो वालबर्ग, एक नमूना देख लो अपने मैजिक का, शायद फिर तुम्हें यकीन आ जाए। कैसा लगा देखकर? इसने तो मेरा मैजिक मुझसे भी बेहतर तरीके से किया है। अरे यार, ये तो बहुत टफ है। मैश, अब तुम्हें साथ ले जाने का टाइम आ गया है। अगर इसे मैश मिल गया तो हम कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। मैश मौका देखते ही अपने पंचेस की बरसात कर देता है। लेकिन वो कहते हैं ना, बाप बाप ही होता है, चाहे बेटा कितना भी ऊपर चला जाए। मेरे बच्चे, ये मत भूलो मैं कौन हूँ। मैश बड़ी मुश्किल से खुद को डार्क मैजिक से बचाता है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें पता चल गया होगा, मेरी ताकत और तुम्हारी ताकत में जमीन आसमान का फर्क है। लेकिन तभी अचानक जीनो की बॉडी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसने अपनी बॉडी की लिमिट क्रॉस कर दी है। जितना इसकी बॉडी मैजिक पावर स्टोर कर सकती है, इसने उससे ज्यादा स्टोर की है। तो ऐसा ही होना था। लेकिन एक मिनट, जीनो तभी मैश के पीछे पड़ा है ताकि वो एक परफेक्ट बॉडी बना पाए जो अनलिमिटेड मैजिक पावर स्टोर कर पाए। मैश, खुद को 30 मरखाना समझो, तुम्हें मेरे लिए खुद को सेक्रीफाई करना है। नहीं जीनो, ये मैश की लाइफ है, ये वो तय करेगा उसे क्या करना है। बिल्कुल ठीक कहा मास्टर आपने। मैश, तुम ये भूल गए हो, बिना मैजिक वाले इंसान को इस वर्ल्ड में रहने का कोई हक नहीं है। ये रूल हम दोनों के मास्टर ने बनाया था, जिन्होंने ब्यूरो ऑफ मैजिक बनाया है। ओहो, ऐसी बात है। तो सुनो, मेरी ताकत के सामने तुम्हारा मास्टर भी कुछ नहीं है। ये बात सुनकर वालबर्ग हैरान हो जाता है, साथ ही जीनो भी। मैश, आज तुम्हारी किस्मत अच्छी है, मेरी बॉडी ज्यादा मैजिक पावर को बैलेंस नहीं कर पा रही है। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन दोबारा जल्द मुलाकात होगी। उससे पहले एक काम तो कर लूं। अपनी पावर से स्टेडियम के सभी मॉन्स्टर को ट्रांसफॉर्म करके एक बहुत बड़ा डीमन बना देता है जो एकेडमी को तबाह करने वाला होता है। अब देखो मैश, तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। ये बोलकर वहां से चला जाता है। वालबर्ग मन में कहता है, जीनो ने ये काम तो बहुत ही खतरनाक किया है, ताकत का ताकत से मुकाबला है, लेकिन मेरी मैजिक पावर खत्म हो गई है। वालबर्ग नीचे गिरने वाला होता है। रियो वहां आ जाता है। लगता है ठीक टाइम पर आया हूँ। लेकिन मैश अपनी स्पीड से एकेडमी की तरफ जा रहा होता है मॉन्स्टर को रोकने के लिए। जीनो के जाते ही टाइम स्टॉप स्पेल खत्म हो जाता है। सभी स्टूडेंट ठीक हो जाते हैं, साथ ही हैरान हो जाते हैं, आखिर यहाँ हो क्या रहा है और हमें क्या हो गया था। लेकिन जैसे ही सामने देखते हैं, एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर इन्हें ही देख रहा होता है। सभी डर जाते हैं, आखिर ये क्या चीज है। हमें सभी स्टूडेंट को बाहर निकलना होगा। क्राउड में दलका मच जाता है। सभी एग्जिस्ट की तरफ भागने लगते हैं। साथ ही डीमन स्टेडियम के काफी करीब आ जाता है। बैरेट अपने फायर स्पेल का यूज करता है, लेकिन डीमन पर मैजिक को बेअसर करने वाला बैरियर लगा होता है। बैरेट ये स्पेल लगाने वाला जीनो का चमचा अभी भी यहाँ है। उसे ढूंढने के लिए मैंने बैगन को भेजा है। जब तक हम उसे नहीं मार देते तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन स्टूडेंट के एग्जिस्ट रास्ते पर भी बैरियर लगा होता है। कोई भी बाहर नहीं जा पा रहा होता। सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। स्टूडेंट चीखने चिल्लाने लगते हैं, लेकिन मॉन्स्टर भी स्टूडेंट के बहुत करीब आ गया होता है। मॉन्स्टर स्टेडियम को एक जोरदार पंच मारने वाला होता है, लेकिन अचानक मॉन्स्टर का पंच रुक जाता है। ये क्या हो रहा है? जैसे कोई डीमन को पीछे खींच रहा हो। लेकिन तभी हम देखते हैं ये मैश होता है, जिसने मॉन्स्टर की जंजीर से उसे रोके हुए होता है। सभी स्टूडेंट भी देखने के लिए आ जाते हैं, आखिर मॉन्स्टर को किसने रोक के रखा है। इन दोनों के दरमियान रस्साकशी गेम जैसा सीन हो गया है। अब पता चलेगा कौन ज्यादा ताकतवर है। सभी वो देखो, ये तो मैश है जिसे मैजिक करना नहीं आता। सभी बातें करने लगते हैं, लेकिन मैजिक लेस की हमारे वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। मैश इनकी बातें सुनकर कमजोर पड़ने लगता है। लेकिन दोस्तों, क्या ये बात अभी मैटर करती है? वो हमारे लिए ही ये सब कुछ कर रहा है, हमें उसका हौसला बढ़ाना चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता सभी स्टूडेंट मैश का हौसला बढ़ाने लगते हैं। फिन काफी हैरान होता है, कभी किसी ने सोचा नहीं था एक मैजिक लेस के लिए ये सब चीयर करेंगे। मैश आखिरकार अपनी जगह बना रहा है,
लेकिन जैसे ही फिन मैश को चीयर करता है, अचानक मैश के अंदर एक अलग ही ताकत जाग जाती है। डीमन को एक सेकंड में हवा में उठा देता है, घुमाते हुए मीलों दूर फेंक देता है। मॉन्स्टर वहीं पर डिस्ट्रॉय हो जाता है। इससे हमें ये पता चलता है मैश का सबसे खास दोस्त अभी के लिए फिन है। वालबर्ग को देखते हैं जिसका ट्रीटमेंट चल रहा होता है, अब वो पहले से बेहतर है। दूसरी तरफ कार्डो और फिन उस नमूने को ढूंढ लेते हैं, लेकिन माइगिन आते ही उसे मार देता है। सोचा नहीं था कार्डो तुम मैश को एक्सेप्ट कर लोगे, लेकिन मैं कभी नहीं करूंगा। उसे सजाए मौत मिलकर रहेगी। लगता है इसकी अकल अभी भी ठिकाने नहीं आई है। मैश इसे बहुत ही बुरी तरीके से धोएगा, शायद तब इसे समझ आएगा। लेकिन माइगिन, उस लड़के की ताकत देखकर तुम्हें डरना चाहिए। कुछ दिनों के बाद देखते हैं हर तरफ ये न्यूज़ फैला दी जाती है, इनोसेंट जीनो को डिवाइन विजनरी ने टपका दिया है ताकि लोग असल बात जानकर डरे ना। लेकिन दूसरी तरफ हमारा मैश बिल्कुल चिल मार के एंजॉय कर रहा होता है। मैंने कभी सोचा नहीं था मैश इनोसेंट जीनो का बेटा होगा। वो मैश को लेने के लिए दोबारा जरूर आएगा। ये जंग अभी खत्म नहीं हुई है। वालबर्ग भी समर की छुट्टियां एंजॉय करने आया होता है। इन तीनों को बताता है मैश को तब तक सुकून नहीं आएगा जब तक वो इनोसेंट जीनो को हरा न दे। लेकिन अभी के टाइम जीनो के पास बहुत ही खतरनाक मैजिक आ गया है। वो टाइम और स्पेस दोनों को कंट्रोल कर सकता है, साथ ही उसके पास सबसे खतरनाक डार्क मैजिक है। ये सब सुनकर तीनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन मैश के 5 और भाई भी हैं जो इस वर्ल्ड के टॉप जादूगरों में से हैं। मैं सोच रहा हूँ कहीं वो मुझसे ज्यादा ताकतवर ना हो, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। अब इस वर्ल्ड को सिर्फ मैश ही बचा सकता है, क्योंकि बचपन से उसने इतनी ज्यादा एक्सरसाइज की है। वो काफी ज्यादा ताकतवर हो गया है। उसकी ताकत के बलबूते पर शायद हम जीत सकते हैं। लेमन कहती है पर सर मैश अकेले उनका सामना नहीं कर पाएगा। उसके 5 भाई हैं और डैड काफी ज्यादा ताकतवर हैं। लेमन तुम फिक्र मत करो, हमारे पास 50% चांस है, या हम जीतेंगे या हार जाएंगे। लेकिन मेरी ताकत के सामने ये कुछ भी नहीं है। लेकिन मैश उससे पहले तुम्हें डिवाइन विजनरी बनना होगा और इस साल का लास्ट एग्जाम शुरू होने वाला है। अगर तुम उसमें फेल हुए तो तुम्हें एकेडमी से निकाल दिया जाएगा। उसके बाद तुम्हारा डिवाइन विजनरी का फाइनल टेस्ट होगा। पहले एग्जाम में पास होना लाजमी है। ये बात सुनकर मैश का फ्यूज उड़ जाता है। अगले सीन में सभी मिलकर मैश का टेस्ट लेते हैं। उसे कितना आता है, लेकिन मैश का एक पेपर भी पास नहीं होता। माना ये प्रैक्टिकल में पास हो गया, लेकिन रिटर्न में ये एकदम नकम्मा है। गाइज अब मैं क्या करूंगा, मुझे कोई तो पढ़ाओ। तुम फिक्र ना करो, हम सब यहाँ है ना, तुम्हें हम तैयारी करवाएंगे। सभी मिलकर मैश को बड़े आराम से पढ़ाने लगते हैं, लेकिन मैश के भेजे में कोई बात घुस ही नहीं रही होती। सभी दोस्त उस पर नजर रखे हुए थे कहीं ये भाग न जाए, और होता भी ऐसा ही है। मैश वहां से भाग जाता है। लांस कहता है उसे छोड़ दो, जब तक एक बंदा पढ़ना नहीं चाहता हम उसे जबरदस्ती नहीं पढ़ा सकते। तुम जो मर्जी बोलो पर मैं तो उसके पीछे जाऊंगा। इसी वजह से मैश सिर्फ फिन को ही दोस्त मानता है। फिन मैश को एकेडमी के हर एक कोने में ढूंढता है, लेकिन वो कहीं मिल नहीं रहा होता। जंगल में देखता है मैश ने खुद को जमीन में दफन किया होता है। फिन मुझे माफ कर देना, ये पढ़ाई वढ़ाई मुझसे नहीं होगी। लेकिन मैश तुम तो पहले ऐसे नहीं थे, मुझे तुम पर पूरा यकीन है तुम ये कर लोगे। बड़े से बड़े दुश्मन से तुम नहीं डरते, ये तो एक मामूली सा टेस्ट है। चलो हम दोनों मिलकर ग्रेजुएशन करते हैं। मैश फिन की बातों से काफी खुश होता है। फिन तुम मेरे सच्चे दोस्त हो और मैं तुम्हारे लिए ये जरूर करूंगा। अगले सीन में मैश अपने पूरा दिल लगाकर पढ़ाई करता है। सभी उसका पूरा साथ दे रहे होते हैं और फिर एग्जाम का टाइम आता है। मैश को थोड़ी बहुत दिक्कत होने लगती है, शायद ये भूल गया है। रिजल्ट के टाइम देखते हैं मैश बड़ी मुश्किल से पेपर में पास होता है। अरे वाह, ये तो आसान था, तुमने कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा है। लेकिन तभी सभी शहर के लोग मैश के लिए एकेडमी में आ जाते हैं। एक मैजिक लेक्स की हमारे वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है, उसे हमारे हवाले कर दो। असल में न्यूज में यही बात छप जाती है। मैश मैजिक नहीं कर सकता। लेमन अकेली बाहर आ जाती है, सभी से कहती है अगर एक लड़के को मैजिक नहीं आता, उसके जिंदा रहने से कौन सा असर आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। वो लड़का हमसे अलग है और एक मैजिक लेक्स की हमारे वर्ल्ड में कोई जगह नहीं है। अब मैं क्या करूं, ये बात सुन ही नहीं रहे हैं। एक लड़का पत्थर उठाकर लेमन के सर में मार देता है। जो उसका साथ देंगे उसे भी सजा मिलेगी। मैश बाहर जाने वाला होता है। रुक जाओ, तुम गए तो ये बात और ज्यादा बिगड़ जाएगी। अभी के लिए बर्दाश्त करो। अगर आप सब मैश को सजा देना चाहते हैं तो फिर मैं भी उस सजा की हकदार हूँ। लेकिन आप जो मर्जी कर ले, मैं मैश का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे आप मुझे पत्थर मार मार कर मार ही क्यों ना दें। ये बात सुनकर मैश की आंखें खुल जाती हैं। क्राउड में से एक लड़का फिसाद फैला रहा होता है। ये लड़की भी उसके साथ मिली हुई है, इसे भी मत छोड़ना। लेमन को पत्थर मारने लगते हैं। बीच में मैश आ जाता है, पत्थरों को पकड़कर उनका कचूमर बना देता है। यही मौका है, इसे पकड़ लेता हूँ, मैं फेमस हो जाऊंगा। मैश को एक प्रेजेंट सोल में कैद कर देता है, लेकिन मैश तो मैश है, प्रेजेंट सोल को तोड़ देता है, उठाकर उसी बंदे पर फेंक देता है, साथ ही उसे बंद कर देता है। तभी वहां वालबर्ग आ जाता है। इसका फैसला काउंसिल करेगा, लेकिन डिवाइन विजनरी फेस्टिवल के बाद, इसीलिए आप सब जरा सब्र रखिए।
मैश, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। इंसानों को बहुत सारे दोस्त मिलते हैं, लेकिन मुश्किल टाइम में साथ खड़े होने वाले बहुत कम दोस्त मिलते हैं। लेकिन मुझे तुम्हारे दोस्तों पर पूरा यकीन है। तुमने काफी अच्छे दोस्त बनाए हैं। मैश क्राउड से कहता है, मैं आप सबके सामने खुद को साबित करके दिखाऊंगा, डिवाइन विजनरी बनकर। जो भी मेरे रास्ते में आएगा उसे मेरी ताकत का सामना करना होगा। गाइस, सभी बताओ ये वीडियो कैसी लगी है। आप लोगों को जो कुछ मेरी वीडियो में अच्छा नहीं लगता, आप बिना डरे मुझे बता सकते हैं। मैं अपनी उस गलती पर काम करूंगा ताकि आगे वो गलती दोबारा ना हो। और यहीं पर मैशल मैजिक का सीजन 1 और 2 फाइनल होता है। इस वीडियो का टारगेट 10 के लाइक है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वेट किस चीज का कर रहे हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तब तक आप मेरी बाकी वीडियो चेकआउट कर सकते हो।